तो बच्चों आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं जीओसी सेकेंड। ठीक है, जीओसी सेकेंड। तो जीओसी सेकेंड के अंदर सबसे फर्स्ट टॉपिक हम लोग पढ़ने वाले हैं सॉल्वेंट। फर्स्ट टॉपिक है आपका सॉल्वेंट। सॉल्वेंट के बारे में बच्चों अगर हम बात करते हैं तो सॉल्वेंट बेसिकली आपके टू पार्ट्स में आते हैं। फर्स्ट पार्ट आपको मिलेगा पोलर सॉल्वेंट, ठीक है, और इसमें आपका सेकेंड पार्ट मिलेगा नॉन पोलर सॉल्वेंट। पोलर सॉल्वेंट के अंदर फर्दर कैटेगरी आपको मिलेगी। पोलर सॉल्वेंट में फर्स्ट एंड सेकेंड फर्स्ट कैटेगरी आपको मिलेगी प्रोटिक पोलर, या फिर इसको हम लोग पोलर प्रोटिक भी बोल सकते हैं। ठीक है ना, इसको हम लोग पोलर प्रोटिक, ठीक है, ये भी बोल सकते हैं। और सेकेंड टाइप की जो कैटेगरी है उसको हम लोग बोल सकते हैं ए प्रोटिक, ए प्रोटिक पोलर, ठीक, या फिर इसको हम लोग बोल सकते हैं पोलर ए प्रोटिक, पोलर ए प्रोटिक सॉल्वेंट। तो दीज आर दी बेसिक कैटेगरी। ठीक है, सॉल्वेंट्स की हम लोग बात कर रहे हैं। तो सॉल्वेंट्स में सबसे पहले बच्चों ध्यान दो कौन कौन सी कैटेगरी है। वैसे सॉल्वेंट होता क्या है, जिसको हम लोगों ने डिस्कस पहले किया था। सॉल्वेंट के बारे में अगर बच्चों हम बात करते हैं तो अगर मैं फिजिकल केमिस्ट्री के रिस्पेक्ट में बात करूं, अगर मैं मोल कॉन्सेप्ट की रिस्पेक्ट में बात करूं, तो वहां पे एक ऐसा कंपाउंड या ऐसे आपके लिक्विड, ठीक है, और ये जनरली हम लिक्विड के लिए डिफाइन करते हैं जहां पे नंबर ऑफ मोल्स, जहां पे नंबर ऑफ मोल्स, ठीक है, कैसे हो आपके मैक्सिमम, जहां पे नंबर ऑफ मोल्स मैक्सिमम हो गए उसको हम लोग बेटा का सॉल्वेंट बोल सकते हैं। लेकिन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर, ये तो आपका फिजिकल केमिस्ट्री का सेक्शन के अकॉर्डिंग हो गया, अगर मैं यहीं पे अगर डिस्कस करूं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के रिस्पेक्ट, तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री बच्चों ये बोलती है कि हम सॉल्वेंट उसको बोलेंगे कि एक ऐसा लिक्विड जो प्रोवाइड करता हो, which provide medium, to the chemical reaction, ठीक है, जो केमिकल रिएक्शन को एक मीडियम प्रोवाइड कराता है, जो मीडियम प्रोवाइड कराएगा, है ना, उस टाइप के लिक्विड को हम लोग बोलते हैं सॉल्वेंट। ठीक, बाकी मोल कॉन्सेप्ट के अंदर बात करते हैं तो नंबर ऑफ मोल्स के रिस्पेक्ट में हम लोग देख लेते हैं। तो यहाँ पे आपको एक बात और मैं क्लियर कर दूं कि यहाँ पे जो हम बात कर रहे हैं दो कैटेगरी है पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट, एक तो पोलर सॉल्वेंट, दूसरा नॉन पोलर। तो पोलर सॉल्वेंट के अंदर हम लोग इसे रिलेट कर सकते हैं डाइपोल मूवमेंट के साथ। तो अगर पोलरिटी है, पोलर नेचर है, तो उस केस में डाइपोल मूवमेंट होगा नॉट इक्वल टू जीरो, जो नेट डाइपोल मूवमेंट है। ठीक है, दिस इज एक्चुअली नेट रिजल्टेंट डाइपोल मूवमेंट। ठीक है, डाइपोल मूवमेंट के बारे में हम लोगों ने बहुत डेप्थ में पढ़ा था, दो या तीन लेक्चर लिए हुए थे। नॉन पोलर सॉल्वेंट की बात करते हैं तो यहाँ पे आपको जो डाइपोल मूवमेंट है वो कैसा मिलेगा बच्चों, वो जीरो मिलेगा। तो नॉन पोलर है मतलब पोलरिटी नहीं है, तो पोलरिटी नहीं है तो जो आपका नेट डाइपोल मूवमेंट होगा उसकी वैल्यू हो जाएगी आपकी जीरो। ओके, तो सॉल्वेंट्स आपको समझ में आ गया होगा। सॉल्वेंट्स हम लोग किस तरीके से देख सकते हैं। सॉल्वेंट्स जो है बच्चों वो आपके दो कैटेगरी के हैं, पोलर सॉल्वेंट, नॉन पोलर सॉल्वेंट। पोलर सॉल्वेंट में पोलरिटी के अंदर डाइपोल मूवमेंट आपका जीरो नहीं होगा, नेट डाइपोल मूवमेंट। नॉन पोलर में आपको दो केस मिलेंगे जहां पे डाइपोल मूवमेंट आपका इक्वल टू जीरो होगा, नेट डाइपोल मूवमेंट, बिकॉज पोलरिटी नहीं है वहां पे। पोलर सॉल्वेंट फर्दर क्लासिफाइड इनटू नो आपकी पोलर प्रोटिक, या उसे बोल सकते हैं पोलर आपके प्रोटिक पोलर। ठीक है, प्रोटिक वर्ड इज यूज्ड फॉर प्रोटॉन H प्लस आयन। ठीक है, ये जो प्रोटिक वर्ड है, प्रोटिक वर्ड इज यूज्ड फॉर प्रोटॉन H प्लस आयन। ठीक, और इसके बाद यहाँ पे नॉन पोलर के बारे में बात करी जाएगी, तो इसके बच्चों फर्दर कैटेगरी हो ही नहीं सकती क्योंकि इस पर पोलरिटी ही नहीं है।
तो ऐसे सॉल्वेंट जहाँ पे पोलरिटी नहीं मिलेगी उसको हम लोग डालेंगे नॉन पोलर सॉल्वेंट के अंदर। और जहाँ पोलरिटी होगी तो पोलरिटी दो तरीके से हो सकती है, बिकॉज ऑफ H प्लस आयन, बिकॉज ऑफ H प्लस आयन, ठीक है, या H प्लस आयन नहीं होगा तो उसे हम बोलेंगे एप्रोटिक। एप्रोटिक का मतलब है कि H प्लस आयन का प्रेजेंस नहीं है लेकिन फिर भी पोलरिटी है। इस टाइप के सॉल्वेंट को बोलते हैं एप्रोटिक पोलर सॉल्वेंट। क्लियर है सभी को? तो बाकी मैंने यहाँ पे रिलेट किया है किस तरीके से कौन कौन सी कैटेगरी आपकी आएगी। सभी बच्चों क्लियर हो गया है? बताइए जरा, फिर चलते हैं हम लोग नेक्स्ट पॉइंट पे। तो बच्चों हेडिंग लेते हैं हम लोग, सबसे पहले समझते हैं यहाँ पे प्रोटिक पोलर को। प्रोटिक पोलर, प्रोटिक पोलर सॉल्वेंट, यस ओके। तो प्रोटिक पोलर सॉल्वेंट्स में सबसे पहले बात करेंगे इसकी प्रॉपर्टीज के लिए। तो फर्स्ट प्रॉपर्टी हम बच्चों बात कर सकते हैं, जैसे प्रोटिक बर्ड है तो प्रोटिक बर्ड इज यूज्ड फॉर प्रोटॉन H प्लस आयन, ऐसे सॉल्वेंट जो H प्लस आयन को रिलीज करते हो। तो मैं लिख सकता हूं which release H प्लस आयन, जो H प्लस आयन को रिलीज करते हो उसको मैं बोल सकता हूं बच्चों प्रोटिक पोलर सॉल्वेंट। ठीक है। सेकेंड में अगर पॉइंट की बात करूं तो ध्यान दो बच्चों, हायर वैल्यू ऑफ डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट, डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट, डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट आप लोगों ने कंडक्टेंस वगैरह में पढ़ा होगा, ठीक है, फिजिक्स के अंदर। तो डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट वैल्यू बेटा मीडियम पे भी डिपेंड करती है, ईयर के लिए हम 1 लेके चलते हैं। तो डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट जो वैल्यू है फॉर दी प्रोटिक पोलर या पोलर प्रोटिक, या हम इसे बोल सकते हैं पोलर प्रोटिक, पोलर प्रोटिक, ठीक है। तो प्रोटिक पोलर की बात कर रहे हैं H प्लस आयन, तो जिसमें सबसे पहले स्टेटमेंट में देखेंगे कि व्हिच रिलीज H प्लस आयन। सेकेंड है हायर वैल्यू ऑफ डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट जो है बेटा वो आपके मीडियम पे डिपेंड करता है, ठीक है, मीडियम किस टाइप का है। अच्छा नेक्स्ट थर्ड पॉइंट की बात करते हैं, तीसरे पॉइंट की तरफ। इट सेपरेट cations and anions, ठीक है, एंड एनाइंस। इट सेपरेट्स इनटू cations and anions। कैटाइंस और एनाइंस के अंदर आपका ये सेपरेट मतलब पॉजिटिव पार्ट एंड नेगेटिव पार्ट, ठीक है, ये दोनों ही आपको यहाँ पे देखने को मिलेंगे। बिकॉज प्रोटिक पोलर है तो इसमें पॉजिटिव वाला पार्ट कौन सा होगा, ऑब्वियसली H प्लस आयन होगा। नेगेटिव पार्ट कौन सा होगा, बाकी जो बचा हुआ H प्लस के साथ जो अटैच्ड, ठीक है, जो आपका नेगेटिव पार्ट होगा वो आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। तो प्रोटिक पोलर सॉल्वेंट दो पार्ट में डिसोशिएट होते हैं, कैटाइंस और एनाइंस। इसमें कैटाइन होता है आपका H प्लस आयन। नेक्स्ट पॉइंट फोर्थ, प्रोटिक पोलर सॉल्वेंट को हम जनरली यूज करते हैं SN1 मैकेनिज्म के अंदर। SN1 जो मैकेनिज्म होता है न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन यूनिमोलिकुलर, ठीक है, उसके अंदर इसको हम यूज करते हैं। बस स्टेटमेंट को ध्यान रखना, जब मैं पढ़ाऊंगा न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन तब आपको वहां पे मैं करूंगा इसको एक्सप्लेन। नेक्स्ट में फिफ्थ पॉइंट की बात करता हूं, तो यहाँ पे कुछ इसके एग्जांपल्स हम ले सकते हैं। जैसे बच्चों वाटर मॉलिक्यूल H2O हो गया, जैसे आपका इथाइल अल्कोहल हो गया, ठीक है, इथाइल अल्कोहल। और इसके साथ हम बात कर सकते हैं तो एसिटिक एसिड हो गया आपका, या और भी आपके इथाइल अमाइन, ठीक है, इथाइल अमाइन। तो इसको देखो मैं बहुत ही क्लियर तरीके से एक्सप्लेन कर दूं जनरल फॉर्म में कि अगर बच्चों हाइड्रोजन अगर अटैच्ड होगा फ्लोरीन से, ठीक है, मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम आपका यहाँ पे फ्लोरीन, ऑक्सीजन एंड नाइट्रोजन। अगर हाइड्रोजन बेटा कहीं भी अटैच दिख रहा है, डायरेक्टली अटैच्ड विद फ्लोरीन, डायरेक्टली अटैच्ड विद फ्लोरीन एंड ऑक्सीजन एंड नाइट्रोजन, तो उस केस में आपका जो हाइड्रोजन है बेटा उसके पास पॉजिटिव चार्ज पोलरिटी आपकी डेवलप होगी। बिकॉज डाइपोल मोमेंट की बात करेंगे, जैसे मैं सिंपल सा एग्जांपल लूं, व्हेन हाइड्रोजन अटैच्ड विद फ्लोरीन, तो पता है डाइपोल मोमेंट बच्चों शिफ्ट किधर होने वाला है, टुवर्ड्स फ्लोरीन।
ठीक है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी किधर शिफ्ट होने वाली है, टुवर्ड्स फ्लोरीन, बिकॉज फ्लोरीन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है तो अट्रैक्टिव फोर्स ज्यादा होगा, तो शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बच्चों किधर मूव करेंगे, टुवर्ड्स फ्लोरीन। शेयर्ड पेयर का मतलब है कि जब HF बॉन्ड बनाता है तो उसके बीच में जो सिंगल बॉन्ड आता है उसमें 2 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, तो बच्चों को किधर मूव करते हुए दिखाई देंगे, फ्लोरीन की तरफ। इसकी वजह से हाइड्रोजन पे आएगा आपका पॉजिटिव चार्ज, पार्शियली पॉजिटिव, इस पे नेगेटिव चार्ज। क्लियर है। इसके बाद जैसे अगर मैं ऑक्सीजन वाला केस ले लूं, जैसे OH बॉन्ड कहीं आ गया, तो OH बॉन्ड आ गया मतलब इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम से हाइड्रोजन अटैच, तो डेफिनेटली इस पे चार्ज आपका माइनस आएगा, इस पे चार्ज आपका पॉजिटिव आएगा। जैसे नाइट्रोजन के साथ कभी आता है हाइड्रोजन, तो भी इसके पास माइनस चार्ज, इसके पास पॉजिटिव चार्ज। तो सिंपल सा आइडेंटिफिकेशन है। अब इसको थोड़ा सा समझाते हैं। ऊपर देखो एग्जांपल्स जो दे रखे हैं। वाटर मॉलिक्यूल में आपको अच्छे से पता है कि वाटर मॉलिक्यूल में क्या है बेटा, ऑक्सीजन के साथ हाइड्रोजन बॉन्ड दिखता है, तो यहाँ पे ये आपका पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट या प्रोटिक पोलर सॉल्वेंट में आ सकता है। प्रोटिक पोलर बोलो या पोलर प्रोटिक बोलो, बात एक ही है, कोई कंफ्यूजन नहीं है। इथाइल एल्कोहल में आप लोग देखते हो बेटा OH बॉन्ड मिलता है ना। एसिटिक एसिड की बात करते हैं तो यहाँ पे मिलता है C डबल बॉन्ड O और OH, तो फिर से OH बॉन्ड मिल गया। ठीक है, इथाइल अमाइन की बात कर लो तो इथाइल में क्या होगा, C2H5 होगा, बाकी आपके यहाँ पे नाइट्रोजन होगा और उसके साथ बच्चों अटैच आपके हाइड्रोजन होंगे, एक आपका लॉन पेयर होगा। तो ये देखो यहाँ पे भी NH बॉन्ड मिल रहा है। तो इसका मतलब कि फ्लोरीन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन या मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम के साथ जब भी बेटा हाइड्रोजन अटैच होगा तो उस केस में आपका हाइड्रोजन एज ए पॉजिटिव चार्ज या एज ए प्रोटॉन बच्चों वहां से रिलीज होगा। तो उस टाइप के सॉल्वेंट्स को बेटा, उस टाइप के लिक्विड को हम लोग बोलेंगे पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट। ठीक है, तो H+ आयन रिलीज कर रहा है, बिल्कुल। यहाँ पे इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये, इसको भी ध्यान रखना। ये बेटा आपके IIT एडवांस रिलेटेड क्वेश्चंस बन सकते हैं यहाँ से। ये हो सकता है आपको डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट की वैल्यू दे रखी हो, तो जिस सॉल्वेंट की डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट वैल्यू सबसे ज्यादा होगी वही आपका बच्चों पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट उतना ही ज्यादा स्ट्रांग होगा। क्या आपको मेरी बात समझ में आ रही है? तो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट अगर वैल्यू इफ एनी केस क्वेश्चन में दे रखी है कि सपोज एक रिएक्टेंट दे रखे हैं, बने हैं प्रोडक्ट, बीच में दे दिया उसने एरो बना के और वहां पे लिखा उसने सॉल्वेंट, और सॉल्वेंट के ऊपर उसने डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट की वैल्यू लिख दी है, तो फिर तब आपको देखना है कि कहाँ पे रेट फास्ट होगा, कहाँ पे रेट स्लो होगा, कहाँ पे सॉल्वेंट आपका स्ट्रॉन्ग है, कहाँ पे पोलर प्रोटिक है। तो इस तरीके से आपको ध्यान रखना होता है। तो जहां पे आपकी डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट वैल्यू जितनी ज्यादा होगी, जितनी हाईएस्ट होगी, उतना ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग क्या होगा, वो उतना ही स्ट्रॉन्ग आपका पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट होगा या प्रोटिक पोलर सॉल्वेंट होगा। मतलब वहां से उतना ही तेजी से फायरिंग ऑफ H+ आयन होगा, उतना तेजी से H+ आयन वहां से आपका रिलीज होगा। क्या आपको मेरी बात समझ में आ रही है सभी को? बताओ जरा। कर रहे हैं कैटाइंस की तरफ। जैसे मैंने आपको एक दिया एग्जांपल, जैसे मेरे यहाँ पे लिखा है वाटर मॉलिक्यूल्स, राइट। तो आपको बताना है कि ये किस टाइप का सॉल्वेंट है। तो आपको नहीं पता, लेकिन आप यहाँ पे लॉजिक लगाओ और देखो आंसर मिलेगा बिल्कुल। किस टाइप का सॉल्वेंट है, ये हमारे दिमाग में क्वेश्चन रहेगा। तो बेटा देखो, यहाँ पे ऑक्सीजन है सेंट्रल एलिमेंट, और बाकी यहाँ पे 2 आपके हाइड्रोजन है। ठीक है, ऑक्सीजन की बैलेंसी की बात करते हैं, बैलेंस इलेक्ट्रॉन्स की बात करते हैं, 6 होते हैं। तो अभी जस्ट मैंने बताया था कि अगर बच्चों हाइड्रोजन, व्हेन हाइड्रोजन इज अटैच्ड विद मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम, लाइक बच्चों यहाँ पे आपका फ्लोरीन है, लाइक ऑक्सीजन है, लाइक नाइट्रोजन है, अगर इनके साथ अगर हाइड्रोजन कहीं भी किसी भी मॉलिक्यूल में मिलता है ना, तो बच्चों डेफिनेटली वहां से हाइड्रोजन एज ए H+ आयन की फॉर्म में वहां से रिलीज होगा, है ना। तो अब देखो, हाइड्रोजन ऑक्सीजन में आपको पता है डाइपोल मोमेंट बच्चों किधर शिफ्ट होगा, बताओ जल्दी से, टुवर्ड्स ऑक्सीजन, बिकॉज ऑक्सीजन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है। जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होती है बच्चों, वो शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को, मतलब ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के बीच में 2 इलेक्ट्रॉन शेयर्ड हो रहे हैं ना, एक इलेक्ट्रॉन किसका, हाइड्रोजन का है, एक इलेक्ट्रॉन किसका है, ऑक्सीजन का है। तो बेटा बीच में सिग्मा बॉन्ड बन रहा है ना, हेड टू हेड ओवरलैपिंग से। तो उस केस में जो शेयर्ड पे जो सिग्मा बॉन्ड है, सिग्मा बॉन्ड इलेक्ट्रॉन्स मूव टुवर्ड्स ऑक्सीजन, बिकॉज जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बच्चों ज्यादा होती है उसका फोर्स ऑफ अट्रैक्शन भी इलेक्ट्रॉन्स के लिए आपका मैक्सिमम होता है। या फिर इसको मैं ऐसे बोलूं कि जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होती है बेटा, वो इलेक्ट्रॉन्स को होल्ड करने की टेंडेंसी, इलेक्ट्रॉन्स को होल्ड करने की टेंडेंसी या फिर उसका उस एलिमेंट का जो नेचर होगा वो बहुत ज्यादा होगा, इलेक्ट्रॉन को आसानी से होल्ड करेगा, बिकॉज उसका अट्रैक्टिव फोर्स उतना ही ज्यादा है। अच्छा इधर आ जाओ, तो यहां भी इधर ही मूव करेगा। तो इन दोनों में से एक बार में एक ही H+ आयन रिलीज होगा। मान लेते हैं कि ये वाला इलेक्ट्रॉन इसने यहाँ पे मूव करा दिया, तो यहाँ पे आपका Δ+, यहाँ पे Δ-। तो इस केस में जैसे यहां से ये वाला हाइड्रोजन रिलीज हुआ, तो बच्चों ये तो H+ की फॉर्म में चला गया, बाकी आपको मिला OH- आयन।
तो मतलब ये जो नेगेटिव आयन है वो ऑक्सीजन के ऊपर है। तो देखो सामने से कि ये बेटा क्या है, इसको अपन बोल सकते हैं सिंपल कैटायन, और केमिकल नेम इसका होता है प्रोटॉन। ठीक है, अच्छा ये बेटा बन चुका है एनाइन, जो आपका होता है हाइड्रोक्साइड आयन। सभी क्लियर हो रहा है? तो इसलिए मैंने वहां पे लिखा था कि जब भी आपके पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट आपके डिसोसिएट होंगे तो आपको दो पार्ट मिलेंगे, कैटाइंस और एनाइंस। इतनी बात क्लियर हो रही है? बताओ सभी लोग। इसका और एग्जांपल ले लो आप यहाँ पे। देखो बच्चों, जैसे मैंने यहाँ पे दिया था आपको CH3OH, आप यहाँ पे ना मिथाइल अल्कोहल ले लो और बेटर समझने के लिए। ठीक है, आप जरा ध्यान से देखना, इस पूरे के पूरे मॉलिक्यूल में सेंट्रल एटम कौन सा है? तो सेंट्रल एटम यहाँ पे होगा आपका कार्बन, जिसके पास आपको मिलेंगे 3 हाइड्रोजन, और बाकी आपका यहाँ पे ऑक्टेट रूल पूरा करते हैं बच्चों। नाउ क्वेश्चन इज दिस, ये इसके पास बच्चों कितने प्रोटॉन आपको दिख रहे हैं? तो आप बोलोगे सर इसके पास तो 4 हाइड्रोजन है ना? तो मेरा क्वेश्चन ये है कि इसमें से H+ आयन, इन चारों के चारों हाइड्रोजन में से इस मॉलिक्यूल मिथाइल अल्कोहल, ठीक है, मेथनॉल में से आपके 4 हाइड्रोजन आपको दिख रहे हैं। क्या चारों के चारों हाइड्रोजन हमारे एसिडिक हाइड्रोजन होंगे बच्चों? बताओ। मैंने पहले भी क्लासरूम में आपको स्टार्टिंग में ऑफलाइन सेशन में डिस्कस किया था, जब मैं आपको GOC1 पढ़ा रहा था, कि एसिडिक हाइड्रोजन बच्चों कौन से होते हैं? ऐसे हाइड्रोजन जो अटैच हो मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम के साथ। तो नाउ वी विल चेक कि सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम कौन सा है। तो आपका आंसर होगा बच्चों ऑक्सीजन। इस पूरे के पूरे मॉलिक्यूल में ऑक्सीजन की जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है वो सबसे ज्यादा होती है। ये बात सभी को समझ में आ रही है? लेफ्ट राइट जाने पर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की वैल्यू बच्चों बढ़ती है, बिकॉज जेड इफेक्टिव आपका इंक्रीज होता है, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज विल इंक्रीज। ठीक है, अच्छा इसकी मैंने वैल्यूज भी क्लास में आपको लिखाई थी। तो बच्चों यहां से सिर्फ ओनली आपका सिर्फ ये जो हाइड्रोजन है, ये हाइड्रोजन एसिडिक नहीं हो सकता, ये भी एसिडिक नहीं हो सकता, ये भी एसिडिक नहीं हो सकता। कीटोमेरिज्म में भी आपको पढ़ाया था, अगर आपको याद होगा, कि गिवन रिएक्टेंट के सामने मैंने एक बेस लेके आया था, तो मैंने बोला था कि यहाँ से कौन सा हाइड्रोजन आपका मोर एसिडिक होगा। तो मैंने बताया भी था आपको, बहुत अच्छे से बताया था, कि अगर बच्चों मैं इस हाइड्रोजन को बाहर निकालता हूं तो यहाँ से H+ आयन मिलेगा, और यहाँ से अपने इलेक्ट्रॉन्स को रिलीज करेगा। तो भाई इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम के ऊपर नेगेटिव आयन, मतलब ये बनेगा, देखो CH3O-, एक तो ये बन गया। आपने सपोज ये वाला हाइड्रोजन बाहर निकाल दिया, तो देखते हैं दूसरा वाला केस क्या बनेगा। यहां से बच्चों मिल गया आपको CH2-, और यहां से मिल गया OH। आप मुझे बताओ दोनों में से स्टेबल कौन है? दोनों में से स्टेबल एनाइन कौन सा है? ये वाला स्टेबल है कि ये वाला स्टेबल है? तो मैंने बताया था कि मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम के पास अगर नेगेटिव चार्ज आता है तो डेफिनेटली उसकी स्टेबिलिटी अधिक होती है, डेफिनेटली फर्स्ट। तो फर्स्ट ये जो है इसकी स्टेबिलिटी आपकी डेफिनेटली ज्यादा होगी एज कंपेयर टू सेकंड। तो बहुत ही क्लियर है। तो इसका मतलब मोर एसिडिक हाइड्रोजन बच्चों कौन सा होगा? ये वाला हाइड्रोजन होगा। क्या सभी को मेरी बात समझ में आ रही है? तो बच्चों जैसे यहां से H+ आयन ये रिलीज हो जाएगा, और रिलीज होने के बाद यहां से मिलेगा बच्चों मिथॉक्साइड आयन। दिस इज कॉल्ड मिथॉक्साइड, वी विल कॉल जनरल फॉर्म एल्कोक्साइड। तो बच्चों इसको हम लोग बोल सकते हैं मिथॉक्साइड, बिकॉज 1 कार्बन आपका यहाँ पे प्रेजेंट है एंड ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज है, तो देन वी विल कॉल मिथॉक्साइड आयन। एंड बच्चों यहाँ से हाइड्रोजन आयन, या फिर इसे बोल सकते हैं प्रोटॉन, यहाँ से आपका रिलीज हो चुका है। क्या सभी बच्चों को बात क्लियर हुई है कि आपका कैटाइन और एनायन का जो स्टेटमेंट लिखा था वो क्लियर हुआ था? और बच्चों इसमें जो SN1 वाला कॉन्सेप्ट है ना, ये बिल्कुल मैं डेप्थ में पढ़ाने वाला हूं, इस पे क्वेश्चंस आते हैं। ठीक है, तो हम 5 मिनट में नहीं बताने वाले इसके बारे में, मैं आपको बाकी इसके बारे में और ज्यादा एक्सप्लेन करूंगा जब ये कॉन्सेप्ट आएगा। लेकिन फिर भी आपको मैं एक बार थोड़ी सी हेल्प कर देता हूं, क्योंकि अगर आप लोगों ने डिस्कस किया है, सर्वेश ने पूछा है, तो समझ लो इसको सिंपल सा क्या है। इसमें S का मतलब होता है सब्स्टिट्यूशन, S का मतलब होता है सब्स्टिट्यूशन, N का मतलब होता है बच्चों न्यूक्लियोफाइल, और 1 जो लिखा है ना, 1 आपका डिजिट है। 1 का मतलब बेटा है यूनिमोलिकुलर, यूनिमोलिकुलर। ठीक है, यूनि का मतलब बच्चों 1, यूनि का मतलब क्या? 1, जिसका बेटा जो रेट है, रेट की बात करेंगे तो रेट के बेस पे बच्चों हम लोग यहाँ पे लॉ ऑफ मास एक्शन, लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशंस, उसके अकॉर्डिंग केमिकल काइनेटिक्स के अकॉर्डिंग हम लोग रेट निकालते हैं। तो रेट मैं जरूर बताऊंगा। तो यहाँ पे जो रेट है बच्चों, रेट के रिस्पेक्ट में हम लोग यहाँ पे निकालते हैं इसका ऑर्डर, है ना। केमिकल काइनेटिक्स अगर आपने पढ़ी है तो थोड़ा बहुत समझ में आएगा, नहीं पढ़ी तो कोई दिक्कत नहीं है, परेशान मत हो, मैं आपको ये पढ़ाऊंगा, ये चीज आएगी बाद में। अभी मैं सिर्फ पढ़ रहा हूँ प्रॉपर्टीज, वी विल डिस्कस ओनली अबाउट द प्रॉपर्टीज, है ना। यहाँ पे कंप्लीट एक्सप्लेनेशन में नहीं ले रहा हूँ, पहले प्रॉपर्टीज पढ़ लेते हैं। पोलर प्रोटिक क्या है, पोलर एप्रोटिक क्या है। तो बच्चों यहाँ पे जो इसका ऑर्डर आता है वो आपका आता है ऑर्डर 1। तो जो 1 ऑर्डर आता है इसकी वजह से बच्चों यहाँ पे लगाते हैं अपन 1, ये बात समझ लो आप। और उसके बाद यहाँ पे जो हमने लिखा है बेटा न्यूक्लियोफाइल, यहाँ पे लिखा है सब्स्टिट्यूशन।
जैसे मैंने यहाँ पे बोला है कि बच्चों एक कंपाउंड है आपका AX और इसके सामने बच्चों लेके आया मैं बाई, तो बाई आपका जो है ना वो अटैकिंग स्पीसीज है, दिस इज अटैकिंग स्पीसीज। तो इस अटैकिंग स्पीसीज ने बच्चों इस ए पे अटैक किया और यहां से एक्स, और ओब्वियसली बच्चों आपका एक्स भी न्यूक्लियोफाइल होना चाहिए, बाई भी न्यूक्लियोफाइल होना चाहिए, ये बात समझ लो ध्यान से। तो एक्स भी न्यूक्लियोफाइल, बाई भी न्यूक्लियोफाइल, दोनों सेम नेचर के होने चाहिए। आपको पता है कि जब आप क्लास में एंट्री करते हो, जब क्लास में एंट्री करते हो तो किसको सब्स्टिट्यूट करते हो? अरे भाई आपके साथ जो बॉयज हैं सेम नेचर वाले हैं ना, उन्हीं को आप किसी भी सीट से आप डिस्प्लेस कर सकते हो, सब्स्टिट्यूट कर सकते हो। क्या किसी गर्ल्स को सब्स्टिट्यूट कर सकते हो? नहीं कर सकते, नेचर के आपके अगेंस्ट हो जाएगा, है ना, आपको पनिशमेंट मिल सकता है। अगर कोई गर्ल्स आती है तो गर्ल्स को ही सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं सीट से, किसी बॉयज को सब्स्टिट्यूट नहीं कर सकती है। तो इसका मतलब यह है कि दोनों के दोनों सेम नेचर के होने चाहिए थे। तो AX क्या है? AX आपका है मेन रिएक्टेंट, जिसको अपन बोल सकते हैं सबस्ट्रेट, और बाई यहाँ पे अटैकिंग स्पीसीज है। तो बाई भी न्यूक्लियोफाइल, एक्स भी न्यूक्लियोफाइल। तो बाई लेकिन बच्चों कैसा है? स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल है। अब स्ट्रॉन्ग कैसे है इसकी प्रॉपर्टीज में बताऊंगा, ठीक है, न्यूक्लियोफिलिसिटी के बेस पे। और बच्चों आपका एक्स कैसा होगा? वीक न्यूक्लियोफाइल। तो स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल वीक न्यूक्लियोफाइल को बच्चों सब्स्टिट्यूट करेगा। जब सब्स्टिट्यूट करेगा तो यहां से मिलेगा ए बाई प्लस एक्स। क्या सभी को मेरी बात समझ में आ रही है? हाँ बिल्कुल सब्स्टिट्यूट करेगा, रिप्लेस वर्ड मत यूज करो, ओनली सब्स्टिट्यूट, बिकॉज दिस इज एशन बंड रिएक्शन। मैं रिप्लेस वर्ड यूज ही नहीं कर रहा हूं, आप सब्स्टिट्यूट वर्ड यूज करो। जो टेक्निकली वर्ड जहां पे जैसे यूज किया जाता है वैसे यूज करो, ठीक है, सब्स्टिट्यूट वर्ड इज बेटर। तो एक स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल वीक न्यूक्लियोफाइल को सब्स्टिट्यूट कर रहा है। जब सब्स्टिट्यूट करेगा तो सिंपल से बच्चों यहाँ पे आपको मिलेगा ये प्रोडक्ट, इस प्रोडक्ट में आपका बन जाएगा ए बाई प्लस एक्स। अब मैं आपसे पूछूं कि सपोज बच्चों बाई यहाँ पे कैसा है? वीक न्यूक्लियोफाइल। इफ बाई इज ए वीक न्यूक्लियोफाइल, एक्स इज स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल, क्या रिएक्शन में आपका आंसर बनेगा? क्या रिएक्शन बच्चों जो रिएक्टेंट है बनाएंगे प्रोडक्ट? क्या प्रोडक्ट बनेगा? नहीं बनेगा, बिल्कुल नहीं बनेगा, बिकॉज वीक न्यूक्लियोफाइल स्ट्रॉन्ग को सब्स्टिट्यूट नहीं कर सकता है, और सब्स्टिट्यूट नहीं करेगा तो फिर आंसर नहीं बनने वाला है। तो दिस इज द बेसिक जनरल कैटेगरी फॉर द SN1, उसको हम लोग डेप्थ में बाद में पढ़ेंगे। इतनी बात सभी को समझ में आ गई है? बताइए सर। चलो अब इसके बाद बच्चों हम लोग बात करेंगे सेकेंड पॉइंट, एप्रोटिक, ठीक है, एप्रोटिक पोलर सॉल्वेंट, एप्रोटिक पोलर सॉल्वेंट। तो ये क्या होता है? तो बच्चों यहाँ पे एक वर्ड है एप्रोटिक। एप्रोटिक का मतलब बच्चों यहाँ पे प्रोटॉन नहीं हो, सिंपल सा वर्ड है, ठीक है। एप्रोटिक का मतलब बोल सकते हैं नॉन प्रोटिक, ठीक है, नॉन प्रोटिक। नॉन प्रोटिक का बच्चों मतलब सिंपल सा है कि जहां पे आपका प्रोटॉन प्रेजेंट ना हो, ऐसे सॉल्वेंट जहां पे H प्लस साइन नहीं मिले, लेकिन वहां पोलैरिटी जरूर मिलेगी। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, वहां पे आपको पोलैरिटी डेफिनेटली मिलेगी, ठीक है, पोलैरिटी मिलेगी बट प्रोटॉन नहीं मिलेगा। जैसे अभी हम लोगों ने बात करी थी कि व्हेन हाइड्रोजन इज अटैच्ड विद मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम लाइक ऑक्सीजन, लाइक फ्लोरीन, लाइक नाइट्रोजन, देन बच्चों डेफिनेटली उस टाइप के कंपाउंड हमेशा प्रोटॉन को रिलीज करेंगे। तो रिलीज करेंगे तो उसको अपन बोलेंगे पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट या प्रोटिक पोलर सॉल्वेंट। लेकिन जब बच्चों H प्लस आयन आपका रिलीज नहीं होगा तो मतलब H प्लस आयन एसिडिक ही नहीं होगा। इसका मतलब तो यही है ना कि उन कंपाउंड में H प्लस आयन आपका एसिडिक ही नहीं होगा, तो वो रिलीज ही नहीं होगा। जब रिलीज नहीं होगा तो डेफिनेटली बच्चों वहां पे आपकी, तो उसको हम बोलेंगे एप्रोटिक, बट पोलैरिटी होगी। पोलैरिटी का मतलब बच्चों क्या है? पॉजिटिव और नेगेटिव, डाइपोल, डाइपोल है ना, पॉजिटिव और नेगेटिव, ये आपका डेवलप होगा। तो इसको डेवलप होने के लिए बेटा क्या चाहिए? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस, डेल्टा EN चाहिए, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस चाहिए। एक एटम में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होगी, दूसरी की कम होगी, लेकिन वहां प्रोटॉन कहीं नहीं होगा, वहां पे हाइड्रोजन कहीं नहीं होगा उनके पास। ये बात समझ लो, बात समझ में आ रही है? फिर मैं ऐसे बोलूं, मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम के पास लाइक हाइड्रोजन, मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम लाइक फ्लोरीन, लाइक ऑक्सीजन, लाइक नाइट्रोजन, इनके पास H बेटा अटैच नहीं होना चाहिए। अगर H अटैच बेटा नहीं होगा, हाइड्रोजन बेटा हाइड्रोजन एटम अटैच नहीं होगा फ्लोरीन के साथ, ऑक्सीजन के साथ, नाइट्रोजन के साथ, तो उसको हम लोग बिल्कुल टिक करेंगे कि सर ये होगा आपका एप्रोटिक, एप्रोटिक। और अगर पोलैरिटी होगी तो पोलर वर्ड हम लोग यूज कर देंगे। लास्ट बच्चों क्या हो जाएगा आपका? ये सॉल्वेंट। मेरी बात समझ में आ रही है? तो एप्रोटिक पोलर सॉल्वेंट को पूरी तरीके से मैंने एक्सप्लेन कर दिया है, सभी को बात समझ में आ गई? तो मैं बोल सकता हूं एप्रोटिक पोलर सॉल्वेंट में पहला लाइन, व्हिच डज नॉट रिलीज
H प्लस आयन, जो H प्लस आयन को रिलीज नहीं करेंगे, क्योंकि उनके पास H प्लस आयन एसिडिक होगा ही नहीं, तो रिलीज कहां से करेंगे? ये बात समझ में आ गई। सेकेंड पॉइंट बात करेंगे, लोअर द वैल्यू ऑफ डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट। बेटा पहले वाले केस में क्या था, इलेक्ट्रिक कांस्टेंट प्रोटिक पोलर में क्या था, हाई था, और यहां पे बच्चों कैसा है, और यहां पे आपका जो लोअर द वैल्यू ऑफ डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट की वैल्यू बच्चों यहां पे लोअर होती है, लेकिन आपके प्रोटिक पोलर के अंदर डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट की वैल्यू कैसी होती है, आपकी मैक्सिमम होती है। ओके सर, इट इज फाइन इफ आई आंसर यू हियर। डेफिनेटली संदेश, ठीक है, कर सकते हो, कोई इश्यू नहीं है। यहां तक किसी कोई डाउट हो तो बता दीजिए। चलो, इसके बाद बच्चों हम बात करेंगे, हम उसी पॉइंट पे बात कर रहे हैं ए प्रोटिक पोलर सॉल्वेंट पे, ठीक है। तो ए प्रोटिक पोलर सॉल्वेंट की अगर बच्चों हम बात करते हैं तो मैं लिख सकता हूं जनरली यूज्ड इन SN2 रिएक्शन। बेटा मैंने लिखा था पोलर प्रोटिक बच्चों कहां पे यूज करते हैं, SN1 के अंदर जनरली यूज करते हैं। जनरली मैं सबको एक्सप्लेन करूंगा स्टेप बाय स्टेप, और इनको बच्चों पोलर इन प्रोटिक को हम जनरली देखने को बच्चों कहां मिलते हैं, SN2 के अंदर आपको ये देखने को मिल सकते हैं, ठीक है। बहुत बार इसको ऐसे भी लिख देते हैं, ऐसा कुछ इश्यू नहीं है, SN2 ऊपर लगा दो 2 नीचे लगा दो, वो दोनों ही करेक्ट है, ठीक है। अच्छा, इसके बाद सेकेंड में पॉइंट की बात करूं तो बच्चों यहां पे मैं लिखूंगा एक टर्म, डिसॉल्व दी कैटायंस, ठीक है। कैटायंस यहाँ पे आपके डिसॉल्व होते हैं, और कैसे होंगे डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट पॉइंट में बहुत बात करूंगा, ठीक है। आयंस आर इंटरेक्टेड बाई डाइपोल आयंस आर इंटरेक्टेड बाई डाइपोल इंटरेक्शन, ठीक है। डाइपोल इंटरेक्शन या बॉन्ड, उसके थ्रू यहाँ पे आयंस बच्चों क्या होते हैं, आपके इंटरेक्ट करते हैं, वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। इसके कुछ जनरल एग्जांपल्स हमारे आते हैं, जनरल एग्जांपल्स बच्चों जैसे आपका आता है DMF, ठीक है, और मैं एग्जांपल दूं आपका DMSO, सभी के स्ट्रक्चर में बताऊंगा। नेक्स्ट बच्चों THF, नेक्स्ट है आपका डाई इथाइल ईथर, ठीक है, डाई इथाइल ईथर, ठीक है, कॉमन नेम है DMF, DMSO में बताऊंगे कंपाउंड क्या है, डाई इथाइल ईथर, ठीक है। तो ये कुछ कॉमन एग्जांपल्स हैं जहां पे आपके ये जो पोलर ए प्रोटिक सॉल्वेंट आपका यहाँ पे रिप्रेजेंट होता है, ठीक है। अभी सभी के मैं ना सारे के सारे मैं एक्सपांड करूंगा, कोई इसमें दिक्कत नहीं है। अभी सारे के सारे कंपाउंड्स में एक्सपांड करूंगा। तो पहले तो ये मुझे बताओ कि जो हम लोग बात कर रहे हैं कि ये जो हमारे सॉल्वेंट्स हैं, ठीक है, इन सॉल्वेंट्स में आपका पोलर प्रोटिक और आपका पोलर ए प्रोटिक, तो पहले वाला केस तो समझ में आ गया होगा, पोलर प्रोटिक वाला। सेकेंड वाले केस में वहां पे एग्जांपल मैंने दिए थे आपको, एल्कोहल दिया था, वाटर मॉलिक्यूल दिए थे, अमाइंस दिए थे, वो सारे के सारे केस आपको वहां पे देखने को मिल जाते हैं। पहले बताओ इतनी बात सभी को समझ में आ रही है? यहां तक बताओ बच्चों, किसी को कुछ डाउट है यहां तक? ये सिंपल से एक्सप्लेनेशन है, क्योंकि मैं अब यहाँ पे जो भी कंपाउंड सारे के सारे हैं उन कंपाउंड को मैं एक्सप्लेन करने वाला हूं। सभी लोग बताओ, किसी को कुछ पूछना है? नहीं, ठीक है, चलो अब चलते हैं हम लोग नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। तो देखते हैं बच्चों, यहाँ पे एक अपन ना टेबल बनाते हैं छोटी सी, तो एक तरफ हम लोग लिख लेते हैं सॉल्वेंट, एक तरफ लिख लेते हैं हम लोग सॉल्वेंट, यहां लिख लेते हैं हम लोग पोलर, ठीक है। एक बार देखो हम लोग आंसर करने वाले हैं, यहाँ पे लिख लेते हैं हम लोग प्रोटिक, ठीक है, और यहाँ पे लिख लेते हैं ए प्रोटिक, और लास्ट में हम लोग करेंगे यहाँ पे कुछ इसका जो भी रिमार्क होगा, ठीक है, उसको हम लोग यहाँ पे करेंगे एक्सप्लेन। अब देखना सभी को एक बार में समझ में आएगा, एक ही टेबल से समझ में आएगा। सबसे पहले सॉल्वेंट की बच्चों में बात करूं यहाँ पे वाटर मॉलिक्यूल, या मैं बात करूं यहाँ पे एल्कोहल, बताओ जरा। बेटा टिक करते हैं अपन आंसर, सभी लोग कोशिश करो यहाँ पे, बताओ बच्चों फर्स्ट केस में क्या ये पोलर होगा? बच्चों सभी लोग आंसर करो प्लीज, क्या ये पोलर होगा, यस और नो? डेफिनेटली। संदेश ओके, दीप्ति बिल्कुल बेटा ओके,
प्रथमेश, रोहित, बिल्कुल करेक्ट। तो बच्चों यहाँ पे पोलैरिटी मिलेगी, बिकॉज मैंने बोला था व्हेन हाइड्रोजन क्षितिज, यस देखो बच्चों प्लीज आंसर करो सभी लोग। तो वहां पे जब बेटा हाइड्रोजन आपके दिखेगा, आपका जो यहाँ पे अगर इसे एक्सपेंड कर लो थोड़ी देर के लिए, ठीक है, यहाँ पे आपका ऑक्सीजन है, हाइड्रोजन है, बाकी आपके दो लोन पेयर्स होंगे, ठीक है। यहाँ पे अल्कोहल है तो आर यहाँ पे लगा लो एल्काइल पार्ट, बाकी आपका देखो यहाँ पे हाइड्रोजन है। तो हाइड्रोजन इज अटैच्ड विद मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम, तो डेफिनेटली बच्चों पोलैरिटी तो आने वाली है, तो यस पोलैरिटी को हम लोग टिक करेंगे, बिल्कुल सही। क्या बच्चों प्रोटिक है? क्या प्रोटिक है? यस सर, यहां से भी H+ निकलेगा, यहां से भी H+ आयन निकलेगा। मेरी बात समझ में आ रही है? दोनों जगह से H+ आयन निकल सकता है, तो यस सर इट इज ऑल्सो प्रोटिक। अब मैं पूछूं क्या ये एप्रोटिक है? क्या एप्रोटिक का मतलब जो प्रोटोन नहीं देता है? भाई प्रोटोन तो दे रहा है, तो एप्रोटिक नहीं होगा। दिमाग में बच्चों हम क्या बोलेंगे बताओ, ये किस टाइप का सॉल्वेंट है? हाँ बिल्कुल, तो मैं यहाँ पे बोल सकता हूँ दिस इज एक्चुअली ए पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट। अरे समझ में आ रहा है सभी को? पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट, परफेक्ट, सभी क्लियर हो गया? बिल्कुल। अब देखेंगे देखो नेक्स्ट स्टेटमेंट में, नेक्स्ट में यहाँ पे हम लोग समझते हैं कुछ और सॉल्वेंट, जैसे मैंने लिया बेटा यहाँ पे एसिड RC डबल बॉन्ड O देन OH, ठीक है। अब बताओ यहाँ पे बेटा ये पोलर होगा? हाँ बिल्कुल बेटा, देखो यहाँ पे हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, यस यहाँ पे डेल्टा माइनस, यहाँ पे डेल प्लस, यहाँ से इजिली H+ आइन आपका रिलीज होगा, बिकॉज हाइड्रोजन इज अटैच्ड विद मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम। सर पोलर होगा बिल्कुल। क्या प्रोटिक होगा? डेफिनेटली प्रोटिक भी होगा। क्या एप्रोटिक होगा? नहीं होगा, ठीक है। और लास्ट में आपका बचा है इसमें रिमार्क, तो रिमार्क बच्चों वही होगा, पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट या प्रोटिक पोलर सॉल्वेंट, बात वही है, ठीक है। या प्रोटिक पोलर या पोलर प्रोटिक, बात वही है। तो ये दोनों समझ में आ गए, परफेक्ट सभी बच्चों को, सभी क्लियर हो गया होगा? क्लियर है? चलो इसके बाद समझते हैं हम लोग नेक्स्ट पॉइंट। क्लियर कर देते हैं। यस, इसके बाद हम लोग बात करेंगे नेक्स्ट NH3। NH3 बताओ बच्चों, NH3 के अपन अगर बात करेंगे तो यहाँ पे नाइट्रोजन है, उसके साथ बच्चों आपके 3 हाइड्रोजन है, ठीक है। मैं बहुत ही बेसिक जीरो लेवल से पढ़ा रहा हूँ। तो देखो बेटा नाइट्रोजन मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है, इसके साथ प्रेजेंट है हाइड्रोजन, 3 हाइड्रोजन। तो बच्चों इजिली यहाँ से H+ आइन आपको देखने को मिलेगा, तो मतलब दिस इज पोलर सॉल्वेंट। सर बिल्कुल। दूसरा बच्चों यह प्रोटिक होगा? बिल्कुल होगा। क्या एप्रोटिक होगा बच्चों? भाई प्रोटॉन तो दे रहा है ना, तो नेक्स्ट आंसर बच्चों क्या होगा? ये भी आपका पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट बिल्कुल होगा, ठीक है। एक एक करके बता रहा हूं मैं, सारे एक्सपेंड कर रहा हूं यहाँ पे। नेक्स्ट केस बच्चों मैं लेता हूं वहां पे C डबल बॉन्ड O, दिस इज CH3 एंड दिस इज CH3। व्हाट इज दिस बच्चों? नॉमेनक्लेचर सभी ने पढ़ा है बहुत अच्छे से, बताओ ये क्या है? ये क्या है? एसीटोन है बच्चों, ठीक है ना, दिस इज एसीटोन। डाईमिथाइल कीटोन भी तो बोल सकते हैं ना हम लोग, डाईमिथाइल कीटोन। और बेटा हम लोग इसको एसीटोन भी बोल सकते हैं, बिल्कुल करेक्ट, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो यहाँ पे क्वेश्चन हमारा ये है कि ये पोलर सॉल्वेंट है। पहला क्वेश्चन है क्या बच्चों, ये पोलर सॉल्वेंट है? आंसर करो जल्दी से, क्या ये आपका पोलर सॉल्वेंट है? तो बच्चों देखो यहाँ पे पोलर सॉल्वेंट नहीं है। अरे मेरे भाई यहाँ देखो, सभी का माइक ऑन है, आप लोग बोल सकते हो बच्चों, प्लीज सभी बोल सकते हो। भाई कार्बन हाइड्रोजन की बात करो तो सर यहाँ तो आपका हाइड्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इज अप्रोक्सीमेट इक्वल टू फास्फोरस, ये सभी को पता है, 2.1 के अराउंड आपकी रहती है। तो हाइड्रोजन और कार्बन में बहुत ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस तो होता नहीं है कि वहां पे पोलैरिटी डेवलप हो जाए। तो बच्चों वहां तो कोवलेंट बॉन्ड बनता है, बिल्कुल परफेक्ट, वहां पे कोवलेंट बॉन्ड बनता है। अब यहाँ पे क्या होगा, बिल्कुल डू नॉट हैव एसिडिक हाइड्रोजन, संदेश ने बिल्कुल सही बोला है। तो वहां पे कार्बन और ऑक्सीजन में आप देखो, ऑक्सीजन और कार्बन में ऑक्सीजन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बहुत ज्यादा है, और ऑब्वियसली पाइलेक्ट्रॉन्स ऊपर की तरफ शिफ्ट करेंगे, बिकॉज पाइलेक्ट्रॉन्स की मोबिलिटी बहुत ज्यादा होती है सिग्मा के कंपैरिजन में। तो यहाँ पे आपका डेल माइनस, यहाँ पे आपका डेल पॉजिटिव। क्या सभी को मेरी बात समझ में आ रही है? तो यहाँ बच्चों पोलैरिटी मिलेगी, बिल्कुल पोलैरिटी मिलेगी। नाउ क्वेश्चन इज दिस, क्या सर ये प्रोटिक होगा? तो प्रोटिक नहीं होने वाला है, बिकॉज बेटा हाइड्रोजन अटैच नहीं है आपके मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम लाइक फ्लोरीन, लाइक ऑक्सीजन, लाइक नाइट्रोजन। जब इससे अटैच नहीं है तो मैंने आपको पहले ही भी अभी एक्सप्लेन किया था थ्योरी के अंदर, कि आपका यहाँ पे प्रोटॉन रिलीज नहीं होगा, तो प्रोटिक तो नहीं होने वाला। क्या ए प्रोटिक होगा? हाँ बिल्कुल होगा।
अब बेटा इसमें रिमार्क पे आ जाओ, रिमार्क में हम क्या लिखें, पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट या एप्रोटिक पोलर सॉल्वेंट। बेटा पोलरिटी तो है, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, पोलरिटी तो आ रही है, बिकॉज डिफरेंस इन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बेटा ऑक्सीजन और कार्बन के साथ मिल रही है, कार्बोनाइल ग्रुप के साथ मिल रही है, बात समझ में आ रही है। लेकिन प्रोटॉन रिलीज नहीं होने वाला, बिकॉज हाइड्रोजन यहाँ पे आपके मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम लाइक फ्लोरीन ऑक्सीजन नाइट्रोजन से अटैच नहीं है। मेरी बात को ध्यान से आप दिमाग में बिठा लो। क्या सभी को मेरी बात समझ में आ रही है? यहां तक क्लियर है सभी को? ओके इसके बाद फिर से मैं एक्सप्लेन करूंगा, फिर से मैं लेने वाला हूं फिर से सॉल्वेंट, कुछ कैटेगरी में ले लेता हूं एक बार तो आपको क्लियर हो जाएगा। सॉल्वेंट यहां ले लेते हैं बच्चों हम लोग वही पोलर वर्ड, यहाँ पे प्रोटिक, नहीं तो बहुत सारे बच्चे ना प्रोटिक में कहीं कुछ टिक करेंगे कहीं कुछ टिक करेंगे, एक बार इसको मैं इसलिए समझा रहा हूं, और ए प्रोटिक लास्ट में आपका रिमार्क, ठीक है। तो सॉल्वेंट में लेता हूं, बाकी आप लोग आंसर करना साथ साथ। तो मैंने बच्चों यहाँ पे लिया है सल्फर डबल बॉन्डो एंड मिथाइल। बताओ इसका नाम क्या है बच्चों, इसका नाम क्या है? कोई बताएगा मुझे इस कंपाउंड का नाम? कोई बच्चा बता सकता है इस कंपाउंड का नाम क्या होगा? इस कंपाउंड का नाम भाई, 2 मिथाइल दिख रहे हैं ना यहाँ पे, 2 मिथाइल, तो हो जाएगा सीधा सीधा आपका डाई मिथाइल, बिकॉज सल्फर यहाँ पे सेंट्रल एलिमेंट है, डाई मिथाइल। फिर इसको ना बहुत बार हम लोग ऐसे बोलते हैं डीएमएस, इस तरीके से शॉर्ट में डाई मिथाइल। नेक्स्ट बच्चों सल्फो, ठीक है, डाई मिथाइल सल्फो ऑक्साइड, इस तरीके से भी इसको हम लोग कॉल करते हैं डाई मिथाइल सल्फो ऑक्साइड, तो डीएमएस के नाम से भी कॉल करते हैं। देखता हूं कितने बच्चों ने आंसर किया है डीएमएसओ। हाँ डीएमएसओ यूज कर लो, कोई इश्यू नहीं है, बिल्कुल है, डाईमिथाइल थायोईथर। अनन्या ने बोला है डाईमिथाइल थायोईथर, यस डाईमिथाइल थायोईथर। थायोईथर की बात करते हैं तो उसमें बीच में सल्फर आएगा क्या? थायोईथर, बेटा थायोईथर की अगर आप बात कर रहे हो तो बीच में सल्फर, ये इस तरीके से क्या ये होगा डाईमिथाइल? बताओ डाईमिथाइल सल्फोईथर, क्या ये होगा? अनन्या, दीप्ति, नहीं होगा, ओके, बीच में, ठीक है ठीक है। तो अब देखो यहाँ पे ये जो आपको है, जैसे अभी एक बच्चे ने बोला संदेश ने डीएमएसओ, यस इट इज ऑल्सो करेक्ट, बिल्कुल सही आंसर है। डीएमएसओ भी हम लोग इससे बोल सकते हैं, बिल्कुल डीएमएसओ, ओ लगा दो यहाँ पे, कोई इश्यू नहीं है। तो मैंने सल्फर से बेटा एस आ गया है, ओ से ऑक्साइड आ गया है, एम से आपका एम आ गया है, डी से आपका डी आ गया है। तो देखो डाई मिथाइल सल्फो, डीएमएस कहीं लिखा हो प्लीज कंफ्यूज मत करना, डीएमएसओ कहीं लिखा हो तो भी कंफ्यूज मत करना, दोनों चीजें आपको बता रहा हूं मैं, दोनों हर लेवल से बता रहा हूं। तो नाउ क्वेश्चन इज दिस कि सर ये पोलर होगा क्या? डेफिनेटली पोलर होगा। कहां से पोलर होगा? सल्फर ऑक्सीजन, ठीक है। अब बोलोगे सर सल्फर जो है ना वो ऑक्सीजन फैमिली का ही है, लेकिन सल्फर और ऑक्सीजन में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस होता है, तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस होने की वजह से यहाँ पे आपको पोलैरिटी मिलेगी, डेफिनेटली पोलैरिटी आएगी, ये डेल माइनस हो जाएगा, ये डेल पॉजिटिव हो जाएगा, तो यहाँ पे पोलैरिटी बिल्कुल मिलेगी, पोलैरिटी मिलेगी बिल्कुल। नाउ क्वेश्चन इज दिस कि सर प्रोटिक होगा? प्रोटिक नहीं होने वाला, ये गलत हो जाएगा। ए प्रोटिक, हाँ सर बिल्कुल। रिमार्क बच्चों क्लियर है? तो क्या हो जाएगा? पोलर ए प्रोटिक सॉल्वेंट या ए प्रोटिक पोलर सॉल्वेंट, बिल्कुल सही, ठीक है। यही तो मैं समझा रहा हूं, ठीक है, एक एक बात समझाऊंगा, बिल्कुल भी आप जुड़े रहो मेरे साथ। नेक्स्ट देखो पॉइंट को समझते हैं, जरा इसका आंसर करना। हाइड्रोजन सी डबल बॉन्ड हो, मुझे लगता है ना कुछ बच्चे ऐसे लगते हैं शादी में आए हैं, शायद मेरी शादी है, ठीक है, मेरी शादी फिर से हो रही है, मेरी शादी में आए हैं और उनको निमंत्रण कार्ड दिया गया, उनको बोलना ही नहीं है उनको बोलना ही नहीं है। बच्चों बोला करो यार संदेश, हाँ वही तो यार, बोलते नहीं है। मैं कितनी रिक्वेस्ट कर फटाफट अभी तो चलो देखते हैं, कुछ बच्चों ने यहाँ पे आंसर किया है। अरे पोलर पे बाद में जाओ, पहले इसका नाम बताओ मुझे, नाम तो बताओ पहले। इसका नाम होता है डीएमएफ। डीएमएफ, डीएमएफ का मतलब क्या होता है? जो पॉपुलर नेम है उसी नेम पे हम लोग बात करेंगे। डीएमएफ, डीएमएफ का मतलब सुशांत, पीएस आपने लिखा है। डीएमएफ का मतलब होता है बच्चों 2 मिथाइल है, देख रहे हैं ना अनन्या बेटा, ध्यान दो, डाई मिथाइल हो गया ना, डी का मतलब डाई मिथाइल, एम का मतलब एम से आपका मिथाइल, डाई मिथाइल। बच्चों 1 कार्बन है, 1 कार्बन के लिए हम लोगों ने क्या यूज किया था? फॉर्म वर्ड, क्या यूज किया था? फॉर्म, याद होगा ना, फॉर्म इज यूज्ड फॉर 1 कार्बन, है ना। 2 के लिए एसिड, 3 के लिए प्रोपियोन,
4 के लिए ब्यूटाइल, तो डाई मिथाइल, 2 मिथाइल। सर फॉर्म हो गया, फॉर्म के साथ क्या आना चाहिए भाई साहब, ये C डबल बॉन्ड N, C डबल बॉन्ड N ग्रुप इज कॉल्ड एमाइड, दिस इज कॉल्ड फॉर्माइड। तो डाई मिथाइल फॉर्म के साथ एमाइड लगा दो तो डाई मिथाइल फॉर्म एमाइड। क्या सभी को समझ में आया? DMF। दीप्ति ने बोला यहाँ पे N, डाई मिथाइल फॉर्माइड, हाँ बिल्कुल सही है, बट N, डाइमिथाइल लिखा नहीं होता है, उस आप लिख सकते हो, इट इज ऑल्सो करेक्ट, बट पॉइंट तो हमारा ये है कि इस पूरे ग्रुप में आपको अमाइन भी दिख रहा है और एमाइड भी दिख रहा है, तो नो प्रायोरिटी किसको दूं? प्रायोरिटी किसको दूं? अब बात फंसेगी, जल्दी से बताओ मुझे। यहाँ पे दो मैंने क्वेश्चन क्लास में बहुत सारे बच्चों को कराए हैं, एमाइड को दूंगा, यस संदेश बिल्कुल। तो दीप्ति ने यहाँ पे बोला एक वर्ड N, डाइमिथाइल फॉर्माइड, तो N, डाइमिथाइल, मिथाइल N मतलब अमाइंस को भी प्रायोरिटी दे दी है और उसके बाद फॉर्माइड को भी प्रायोरिटी दे दी है। वो ऑब्वियसली सही है, कोई ऐसा इश्यू नहीं है, बिकॉज जो प्रीफिक्स में भी है और ये सफिक्स में चला गया, हाईएस्ट प्रायोरिटी वाला सफिक्स ना फॉर्माइड बिल्कुल करेक्ट है, मतलब एक्यूरेट है, कुछ भी गलती नहीं है, बिल्कुल सही है। तो यही तो मैं बोलता हूँ कि जब एक्सपीरियंस बच्चे बोल रहे हैं ना तो मुझे मजा और आता है यार, नई चीज सीखने को मिलती है आप लोगों से, लेकिन बोलते नहीं हो ना, ये दिक्कत होती है। तो डाई मिथाइल तो ये हो गया ना परफेक्ट, तो हम लोग बेटा DMF यूज करते हैं, DMF का मतलब है डाई मिथाइल फॉर्म एमाइड। N, डाई मिथाइल वर्ड यूज किया है, बिल्कुल सही है, कोई इश्यू नहीं है उसमें, यही तो नई चीज सीखने को मिल जाती है तो मजा आता है। अब बात करते हैं कि क्या बच्चों यहाँ पोलैरिटी होगी, क्या पोलैरिटी होगी बच्चों DMF में? बिल्कुल बिल्कुल पोलैरिटी होगी भाई साहब, कार्बन ऑक्सीजन देख लो, पोलैरिटी मिलने वाली है अच्छे से, पोलैरिटी बिल्कुल। क्या प्रोटेक्ट होगा, क्या प्रोटेक्ट होगा बेटा, मुझे बताओ, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के साथ क्या डायरेक्टली, मैं बोल रहा हूं डायरेक्टली, क्या डायरेक्टली कोई भी हाइड्रोजन अटैच है? क्या डायरेक्टली कोई हाइड्रोजन अटैच है? नहीं है, तो आपका ये प्रोटेक्ट नहीं होगा, ए प्रोटेक्ट होगा, आंसर इज पोलर ए प्रोटेक्ट सॉल्वेंट। क्या सभी क्लियर हो गया? क्या सभी क्लियर हो रहा है बेटा, जल्दी से बताओ। ओके, इसके बाद देखो हम लोग बात करेंगे नेक्स्ट, तो फिर से हम लेते हैं बच्चों यहाँ पे सॉल्वेंट, सॉल्वेंट। नेक्स्ट मैं यहां पर ले लेता हूं वही पोलर, नेक्स्ट मैं लेता हूं बच्चों यहाँ पे आपका प्रोटिक, और नेक्स्ट हम लोग लेते हैं एप्रोटिक, एप्रोटिक लास्ट में आप रिमार्क कर सकते हो, ठीक है। तो चलो सॉल्वेंट की तरफ हम लोग बढ़ते हैं, तो बेटा DMF हो चुका है, नेक्स्ट सॉल्वेंट पे लेते हैं हम लोग CH3, आंसर बताना इसका नाम क्या होगा, C डबल बॉन्ड O नाइट्रोजन CH3 NCH3, बताओ इसका नाम क्या होगा, सभी लोग बताओ। डाइमिथाइल एसिटामाइड, डाइमिथाइल एसिटामाइड मतलब DMA, DMA बिल्कुल। तो मैं अगर इसको मैं करूं यहाँ पे, तो आपको पता है ना 2 मिथाइल, एक तो लॉन पेयर यहाँ पे होगा, वो ठीक है, यहाँ पे आपका हो जाएगा डाइमिथाइल, डाइमिथाइल, ठीक है, डाइमिथाइल एसिटामाइड, डाइमिथाइल एसिड, बेटा मैंने बोला था ना 1 कार्बन के लिए फॉर्म, 2 कार्बन के लिए एसिड, तो एसिड यहाँ पे आ गया ना, बिकॉज यहाँ देखो 2 कार्बन है, 1 और 1 2 कार्बन की चेन मिल रही है ना, प्रिंसिपल चेन तो यही होगी 2 कार्बन की, तो एसिटामाइड, बाकी आपका डाइमिथाइल। मेरी बात सबको समझ में आ रही है? सभी बच्चों क्लियर है? तो DMA इसका आपका नाम होगा, कोई कंफ्यूजन है इसमें? नहीं। नाउ क्वेश्चन इज इसका ये पोलर होगा, हाँ सर बिल्कुल, ये देखो कार्बन ऑक्सीजन सर पोलर होगा। क्या प्रोटेक्ट होगा? प्रोटेक्ट नहीं होने वाला है, प्रोटॉन रिलीज नहीं करेगा, ए प्रोटेक्ट होगा बिल्कुल। रिमार्क की बात करें तो पोलर ए प्रोटेक्ट सॉल्वेंट होगा, पोलर ए प्रोटेक्ट सॉल्वेंट होगा, करेक्ट है। चलो नेक्स्ट पे बात करेंगे, जरा ये बताओ, इस तरीके से भी लिखा होता है और इसको ना, इसको इस तरीके से भी लिख लेते हैं बहुत बार, यूं इस तरीके से, और आप लोगों को तो पढ़ाया ही मैंने, ठीक है। यहाँ पे डबल बॉन्ड लगा लेना अल्टरनेट पोजीशन पे, यहाँ पे डबल बॉन्ड अल्टरनेट पोजीशन पे इस तरीके से, ठीक है, यस 1 सेकेंड, यहाँ पे इस तरफ, ठीक है। ऐसे भी कहीं लिखा हो, हाँ बिल्कुल C6H6 ऐसे भी लिखा हो, तो कंफ्यूज नहीं होना कि भाई साहब ये कोई लेटा हुआ आदमी, ऐसा नहीं है, वो चेयर फॉर्म में बना दिया इसको इसकी स्टेबिलिटी के बेस पे, ठीक है, ऐसा कोई इश्यू नहीं है इसमें। अभी कोई बच्चा हंस रहा है, चेयर फॉर्म, बिल्कुल बिल्कुल परफेक्ट। चलो बताओ इसका आंसर क्या होना चाहिए, दिस इज बेंजीन, वेल नोन। बेंजीन क्या पोलर होता है? आपको मैंने पढ़ा चुका हूं बच्चों, क्या डाइपोल मूवमेंट, डाइपोल मूवमेंट बहुत ही अच्छे से पढ़ा चुका हूं, बता दो मुझे पोलर या नॉन पोलर। विघ्नेश ने बोला नॉन पोलर, यस डेफिनेटली मैं एग्री करता हूं, इट इज नॉन पोलर, पोलर नहीं होगा, ये पोलर नहीं होगा, बिकॉज सिमेट्री वगैरह आपको पता है, सारी की सारी सिमेट्री मैंने एक्सप्लेन भी करी है,
ठीक है। अच्छा, नाउ क्वेश्चन इज के प्रोटिक होगा, क्या ये प्रोटॉन रिलीज करेगा? बताओ बच्चों, क्या ये प्रोटॉन रिलीज करेगा? फिर से सोच लो सभी लोग, क्या ये प्रोटॉन रिलीज करेगा? भाई एसिडिक यहाँ पे ऑक्सीजन तो है ही नहीं, नाइट्रोजन भी नहीं है, फ्लोरीन भी नहीं है, प्रोटॉन भी रिलीज नहीं करेगा, प्रोटिक भी नहीं है। क्या ए प्रोटिक होगा? हाँ सर बिल्कुल, बट इसका आंसर क्या होगा? नॉन पोलर या पोलर? नॉन पोलर या पोलर? नॉन पोलर सॉल्वेंट। तो अभी तक तो हम लोग पढ़ रहे थे पोलर एप्रोटिक, पोलर प्रोटिक, अभी आ गया नॉन नॉन पोलर सॉल्वेंट। दिस इज नॉन पोलर, नॉन पोलर सॉल्वेंट, कोई भी पोलरिटी नहीं है, बट यहाँ पे एप्रोटिक वाली कैटेगरी में चला जाए। बिल्कुल परफेक्ट। देखते हैं नेक्स्ट। नेक्स्ट मैं आपको देता हूं सॉल्वेंट। जैसे मान के चलो बच्चों, मैंने आपको दे दिया है सिंपल सा इस तरीके से एक मॉलिक्यूल, ठीक है, बताओ क्या ये पोलर होगा? क्या ये पोलर होगा? तो पोलर तो बिल्कुल भी नहीं होगा ये, क्योंकि कहीं भी हम पोलरिटी डेवलप नहीं होने वाली। क्या आपका ये प्रोटिक होगा? क्या प्रोटिक होगा? प्रोटिक भी नहीं होगा, बिल्कुल। मैं अगर आपसे पूछूं क्या ये ए प्रोटिक होगा, तो ए प्रोटिक हाँ बिल्कुल होगा सर। और लास्ट में लिख दूं रिमार्क में, तो क्या है? नॉन पोलर सॉल्वेंट, नॉन पोलर सॉल्वेंट। ठीक है, सभी को यहां तक समझ में आ गया? बताओ जल्दी से। बिल्कुल बिल्कुल ठीक है। अब मैं ना यहाँ पे एक नोट लिखता हूँ छोटा सा, एक नोट से भी एक्सप्लेन कर देता हूँ। नोट में लिख रहा हूँ, ध्यान दो। इफ रिएजेंट इज, इफ रिएजेंट इज बेस, इफ रिएजेंट इज बेस, अटैकिंग रिएजेंट है ये, अटैक करने वाला है, देन वी नीड, देन वी नीड पोलर एप्रोटिक, पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, इफ रिएजेंट इज बेस देन वी नीड पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट। इसी के साथ मैं एक बार और यूज करूंगा, पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट। नेक्स्ट, बेस कैन रिप्लेस, बेस कैन रिप्लेस हाइड्रोजन, हाइड्रोजन एटम with polar protic solvent, with polar protic solvent, with polar protic solvent। यहाँ पे मैंने ये वर्ड, ये मैंने लाइन को एक्सप्लेन किया है, ठीक है। इसमें किसी को कुछ पूछना है तो आप बता सकते हो, ठीक है। मैंने यहाँ पे जो वर्ड यूज किया है, ठीक है, नोट के अंदर पहला नोट, इफ रिएजेंट इज बेस, ठीक है, देन वी नीड पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट। Base can replace hydrogen atom with polar protic solvent। इसमें किसी को कुछ पूछना है? इसको ना, इसको मैं और मैं आपको, ठीक है, नहीं पूछना है, ठीक है, इसको मैं और आपको बेटर वे में आपको मैं करूंगा एक्सप्लेन। यहाँ पे पहले बताओ यहां तक सभी को क्लियर हुआ कि नहीं हुआ है? ठीक है, 1 सेकेंड एक्सप्लेन करूंगा। पहले थोड़ा सा अभी पहले यहाँ पे बाकी कॉन्सेप्ट क्लियर करता हूँ, ठीक है। चलो तो देखते हैं हम लोग नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। एक बच्चों यहाँ पे एक कॉन्सेप्ट आता है इंक्रीजिंग ऑर्डर का, ठीक है, इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एप्रोटिक, एप्रोटिक पोलर सॉल्वेंट, ठीक है, इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एप्रोटिक पोलर सॉल्वेंट, ठीक है। अब इनकी जो स्ट्रेंथ है उसके ऊपर क्वेश्चंस आ सकते हैं कि स्ट्रॉन्ग एप्रोटिक पोलर सॉल्वेंट कौन सा है और वीक कौन सा है, क्योंकि कभी कभी क्वेश्चंस के रेट डिफाइन करने के लिए जेई एडवांस में आए हैं क्वेश्चंस। तो जेई एडवांस की अगर मैं बात करूं तो जेई एडवांस ने यहां से बहुत बार अरेंजमेंट ही पूछ लिया उसने कि एप्रोटिक पोलर सॉल्वेंट में कौन सा ऑर्डर करेक्ट है, या फिर आपको करेक्ट इंक्रीजिंग ऑर्डर कौन सा दिख रहा है, या फिर करेक्ट डिक्रीजिंग ऑर्डर कौन सा दिख रहा है, या कौन सा ऑर्डर आपका सही नहीं है, कौन सा ऑर्डर आपका गलत है। तो यहाँ पे आईआईटीज ने क्वेश्चन पूछा है पोलर ए, आपका पूछा है एप्रोटिक पोलर सॉल्वेंट या फिर पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट के आपके स्ट्रेंथ के ऊपर। तो सबसे ज्यादा स्ट्रेंथ किसकी, सबसे कम स्ट्रेंथ किसकी? तो देखो जो सबसे कम स्ट्रेंथ यहाँ पे होती है C2H5 ऑक्सीजन एंड C2H5।
इसका सीक्वेंस ना स्टेबिलिटी के ऊपर होता है। मैं पहले आपको ऑर्डर लिख रहा हूं। तो सबसे पहले बच्चों आपका आता है डाइथाइल ईथर, इसका आपका सबसे वीक होता है। फिर इसके बाद आता है ये कंपाउंड, जरा इसका नाम बताओ बच्चों क्या है, इस कंपाउंड का नाम क्या है, बताओ सभी लोग, इसका नाम क्या होगा, इस कंपाउंड का नाम क्या होगा। नेक्स्ट इसके बाद बच्चों आता है आपका एसीटोन, CH3 C डबल बॉन्ड O एंड CH3। ठीक है, मैं चेक करता हूं किसी बच्चे ने नाम इसका बताया है। संदेश में बताया टेट्रा हाइड्रोफ्यूरान, THF, बिल्कुल सही, THF, टेट्रा हाइड्रोफ्यूरान। कितनी बार मैंने टेबल भेजी है आप लोगों को बच्चों, लेकिन आप लोग पढ़ते नहीं हो भाई। कितनी बार टेबल भेजी है, वहां पे टेबल्स में लिखा हुआ है बहुत अच्छे से कि मैंने कॉमन नेम के बारे में। तो यहाँ पे आपको वहां पे ध्यान रखना है, क्लासिफिकेशन के बारे में जब बात करते हैं तभी THF आपको कहीं ना कहीं बताए, टेट्रा हाइड्रोफ्यूरान, वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, THF अब ध्यान रखना, समझ में आ रहा है सभी को यहाँ तक। फिर आपका एसीटोन आ जाएगा। फिर इसके बाद बच्चों आता है HMPTA। HMPTA क्या होता है, तो HMPTA को देखो मैं यहां बनाता हूं। H का मतलब होता है बच्चों हेक्सा, H का मतलब होता है हेक्सा, मतलब यहाँ फॉस्फोरस आएगा, डबल बॉन्ड, जरा इसका नाम बताओ जिस किसी बच्चे को पता है। यहाँ पे नाइट्रोजन आ जाएगा, हेक्सा मिथाइल फॉस्फोरमाइड, बिल्कुल बिल्कुल सही है। यहाँ पे नाइट्रोजन, यहाँ पे आपका CH3, यहाँ पे CH3, एक लोन पेयर यहाँ पे, और यहाँ पे आपका CH3, ये आपका CH3, यहाँ पे लोन पेयर्स। ठीक है, इधर भी 6 CH3 मिलेंगे बच्चों, हेक्सामेथाइल तभी पॉसिबल होगा। तो ये हो गया आपका हेक्सामेथाइल फॉस्फोरिक ट्राईअमाइड भी, इस तरीके से बोल लेते हैं। तो यहाँ पे एक बार मैं देख लेता हूँ कितने बच्चों ने आंसर किया है। सिर्फ एक बच्चे ने आंसर किया है, हेक्सामेथाइल फॉस्फोरामाइड, बिल्कुल ही सही है, लेकिन यहाँ पे ना ट्राईअमाइड करके भी यूज कर सकते हैं बेटा। ठीक है, तो इसको हम लोग ना एक नाम से और कॉल कर सकते हैं, हेक्सा मिथाइल फॉस्फोरिक ट्राईएमाइड। ठीक है, इस तरीके से भी हम लोग कॉल कर लेते हैं ऐसे, तो ये भी इसका करेक्ट है, ट्राईएमाइड भी हम लोग बोल लेंगे। ठीक है, तो इस तरीके से भी कॉल कर लेते हैं। फिर इसके बाद ये सीक्वेंस हम लोग चल रहे हैं, इससे अधिक ये, फिर इससे अधिक कौन सा आएगा, ऑर्डर इंक्रीजिंग उल्टा चलेगा। फिर इससे अधिक बच्चों HMPT के बाद DMF आता है। DMF मैंने पढ़ाया था, DMF हाइड्रोजन C डबल बॉन्ड O, नाइट्रोजन, यहाँ पे आपका CH3, यहाँ पे आपका CH3, एक आपका लोन पेयर। तो ये हो गया आपका DMF, समझ लो ध्यान से। फिर DMF से अधिक बच्चों स्ट्रेंथ किसकी होती है, DMF से अधिक स्ट्रेंथ होती है आपकी सल्फर डबल बॉन्ड O, और यहाँ पे आपको मिलेगा कि CH3 या आपका CH3, और इसी को हम लोगों ने पढ़ा था DMSO, अगर आपको पता होगा DMS लिखा था DMSO। ठीक है, सबको समझ में आ रहा है बेटा। तो दिस इज द बेसिक ऑर्डर। स्ट्रेंथ, ये स्ट्रेंथ है, ये स्ट्रेंथ है आपकी, ये स्ट्रेंथ बच्चों, हाँ रोहित बिल्कुल सही, ये स्ट्रेंथ आपकी रिप्रेजेंट कर रही है कि सबसे अच्छा स्ट्रॉन्ग एप्रोटिक पोलर सॉल्वेंट कौन सा है, तो आपका ये ऑर्डर। तो अगर आप चाहोगे, तो अगर आप कोई इंडस्ट्री लगाना चाहते हो, तो आप पे एप्रोटिक पोलर सॉल्वेंट की नीड पड़ रही है, तो आपका जो सिलेक्शन है वो इस ऑर्डर पे होना चाहिए। मेरी बात समझ में आ रही है। तो दिस इज बेसिकली स्ट्रेंथ। ये आपको नीट में क्वेश्चन नहीं आता, जेई मेंस में क्वेश्चन नहीं आता, एडवांस के अंदर क्वेश्चंस आपको, जेई मेंस में क्या होगा, आपको सिर्फ लिखा हुआ THF वगैरह ये सब लिखे होते हैं, बस मतलब रखना है कि सर ये एप्रोटिक पोलर सॉल्वेंट है, क्या करने वाला रिएक्टेंट के साथ वो मैं बाद में बताऊंगा मैकेनिज्म के अंदर। अभी सिर्फ ये समझ लो, एडवांस के अंदर जाओगे ना तो वहां पे ऑर्डर ऑफ स्ट्रेंथ वगैरह डिस्कस की जाती है, इसलिए आपको ध्यान रखना है। सभी क्लियर हो गया यहां तक, चलो इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट लेते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है बेटा आपका नॉन पोलर सॉल्वेंट। बेटा किसी का माइक ऑन है प्लीज, ठीक है, चलो नॉन पोलर सॉल्वेंट। तो नॉन पोलर सॉल्वेंट की बच्चों बात कर रहे हैं, तो नॉन पोलर सॉल्वेंट में आपको पता है पोलरिटी नहीं होने वाली है, तो मैं लिख सकता हूं कि ना तो जो H+ आयन देते हो, ठीक है, और दूसरा वो बेटा वो कैसे होंगे, नॉन पोलर, कैसे होंगे, नॉन पोलर। इसलिए हम लोगों ने पहले क्लासिफिकेशन पढ़ लिया है और आपको मैंने बता दिया। ठीक है, ना तो जहां पोलरिटी हो, और ना बच्चों जहां पे मैं ऐसा भी बोल सकता हूं कि जहां पे डाइपोल मोमेंट आपका रिजल्टेंट क्या सा हो बच्चों, इक्वल टू 0 हो, इक्वल टू 0 नेट डाइपोल मोमेंट। ठीक है, हम नेट डाइपोल मोमेंट और डाइपोल मोमेंट को हम लोगों ने बहुत अच्छे से पढ़ रखा है पहले, बहुत सारे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के ऊपर, इनऑर्गेनिक के ऊपर भी।
तो इसके बच्चों कुछ कॉमन एग्जांपल मैं पूछता हूं आपसे, बताना मुझे। बेंजीन अभी हम लोगों ने पढ़ा था, कॉमन एग्जांपल है बेंजीन, ठीक है। नेक्स्ट मैं आपको दूं टोलिन, नेक्स्ट मैं आपको देता हूं टोलिन, ठीक है। उसके बाद मैं आपको देता हूं थर्ड जाइलिन। जाइलिन बच्चों क्या होता है बताओ जरा इसका, आयोपेक नेम बताओ जाइलिन का। जाइलिन बच्चों 3 पार्ट होते हैं, ऑर्थो होता है, मेटा होता है, पैरा, ये 3 पार्ट मिलता है जाइलिन, ठीक है। और उसके बाद बच्चों मैं और केस के लिए लेता हूं जो इंपॉर्टेंट है, कार्बन डाइसल्फाइड, वेरी इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट बच्चों CCl4 बहुत जगह लिखा हुआ मिलता है। इसके बाद बच्चों आपको लिखा मिलेगा बेस्ट्रॉन, बेस्ट्रॉन, बेस्ट्रॉन लिखा मिलेगा आपको, ठीक है। और इसके बाद आपको लिखा मिलेगा बेस्ट्रासोल, ठीक है, बेस्ट्रोसोल, बेस्ट्रोसोल भी लिखा मिलता है, वेरी 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 इंपॉर्टेंट। अब नाउ क्वेश्चन इज दिस कि सर बेस्ट्रोन क्या है, बेस्ट्रोन क्या है? तो बेस्ट्रोन बच्चों होता है CH, इसके साथ 2 क्लोरीन मिलेंगे, सिंगल बॉन्ड, यहाँ पे CH, यहाँ पे Cl2, और अरेंजमेंट करने के बाद बच्चों बेस्ट्रोल सोल बन जाता है, जहां पे आपका क्या होगा, जहां से आपका बेटा ये बन जाएगा CH एंड 1Cl, HCl रिमूव होता है, तो यहाँ से आपका ये का डबल बॉन्ड बीच में, यहाँ से आपका CCl2, ठीक है। तो ये आपको मॉलिक्यूल, मतलब यहाँ से क्या होगा, वन साइडेड बेटा, यहाँ से आपके हाइड्रोजन और यहाँ से एक Cl, तो यहाँ से आपका HCl हो जाता है रिमूव, तो बेटा ये बनता है बेस्ट्रासोल। ये बात समझ लो आप सभी लोग ध्यान से, ठीक है। तो ये कुछ कॉमन, ये कॉमन एग्जांपल है, ये कॉमन एग्जांपल है, मैं यहाँ पे कवर कर रहा हूँ, 3 सारे एग्जाम कवर कर रहा हूँ, सारे के सारे कॉन्सेप्ट ने आपको एक साथ कवर कर रहा हूँ। सबको समझ में आ रहा है, यहाँ तक क्लियर हो रहा है? बताओ बच्चों, सभी क्लियर होगा सॉल्वेंट के बारे में? सॉल्वेंट के बारे में सभी बच्चों क्लियर हुआ कि नहीं हुआ, बताओ जल्दी से। हो गया है, बिल्कुल। मैं यहाँ पे कुछ और भी एग्जांपल्स ले सकता हूं, आप यहाँ पे चीजों को समझ सकते हो। जैसे मैं आपको एग्जांपल दूं, आप मुझे बताना। जैसे बच्चों मैंने लिखा है फिनॉल, बताने कैसा सॉल्वेंट है, आंसर करना। ये फर्स्ट सॉल्वेंट, चलो देखता हूं आप लोगों का टेस्ट कैसा आप फिट बैठ रहे हो। सॉल्वेंट मैंने लिया बच्चों यहाँ पे 1 डिग्री अमाइन RNH2, ठीक है। आप नंबर करके दो, यहाँ पे R2NH किस टाइप का सॉल्वेंट है, ठीक है, आपको बताना है सभी को। R2NH, ठीक है। मैं यहाँ पे लेता हूं फोर्थ लिया मैंने HF, फिफ्थ लिया मैंने RSH, ठीक है, RSH। नेक्स्ट ये कुछ कॉमन है इसलिए मैं एग्जांपल ले रहा हूं। नेक्स्ट बेटा H3PO4, नेक्स्ट H2SO4, बताओ आंसर, क्योंकि अब मैं बताने वाला हूं बेटा यहाँ पे बताता हूं, बताएं सॉल्वेशन क्या होता है, ठीक है। सॉल्वेशन का मतलब बेटा सॉल्विलिटी प्रिंसिपल, ठीक है। तो सॉल्विलिटी प्रिंसिपल बच्चों होता है कि लाइक डिजॉल्व लाइक, मतलब आपको पता है कि जिस टाइप का आपका नेचर है आप उसी के टाइप के लोगों को पसंद करोगे ऑब्वियसली, है ना, क्योंकि आप अपनी स्टेबिलिटी चाहते हो। तो सिंपल सा बात यही है कि पढ़ने वाला बच्चा है वो उसी तरफ मूव करना चाहेगा, जो पढ़ने वाला कब है वो उसकी तरफ मूव करना चाहेगा, है। जिसको डाउट्स पूछना है वो डाउट्स पूछने वाले नेचर को होल्ड, जितने डाउट्स पूछेगा रिजल्ट उतना ज्यादा ऊपर आपका जाने वाला है, क्योंकि आपको मैं बताऊंगा, आपसे कुछ लूंगा तो नहीं, ठीक है। तो ना क्वेश्चन है कि सॉल्विलिटी प्रिंसिपल होता है लाइक डिजॉल्व लाइक, मतलब अगर आपका पोलर सॉल्वेंट होगा ना तो उसके अंदर पोलर सॉल्यूट ही डिजॉल्व होगा, ठीक है। मैं बोलूं अगर आपके पास नॉन पोलर सॉल्वेंट है तो उसमें नॉन पोलर सॉल्यूट ही आपका आसानी से डिजॉल्व होगा। तो इसका मतलब ये होगा कि भाई जिस टाइप का सॉल्वेंट उसी टाइप का सॉल्यूट होगा तो आसानी से सॉल्युबिलिटी को डिफाइन करेगा। क्या सभी को मेरी बात समझ में आ रही है? क्या सभी बच्चों को बात सॉल्यूशन चैप्टर में तो इसको मैं और एक्सटेंड करके पढ़ाऊंगा कि कहाँ पे पॉजिटिव डेविएशन है, कहाँ पे नेगेटिव डेविएशन है, वो सबको जाते हैं वहां पे। पॉजिटिव डेविएशन कहाँ पे मिलता है, नेगेटिव डेविएशन कहाँ मिलता है, और भी चीजें किस किस तरीके से होती हैं। अभी सिर्फ ये समझो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर अगर पोलर सॉल्वेंट है तो पोलर के साथ डिसॉल्व होगा, नॉन पोलर तो नॉन पोलर के साथ डिसॉल्व होगा। बेटा क्लियर हो रहा सभी को? जैसे मैंने एग्जांपल दूं यहाँ पे NaCl का, ध्यान देना। जैसे मैं NaCl का एग्जांपल मैं पहले भी दे चुका हूं आपको कि बेटा यहाँ पे NaCl को अगर मैं वाटर मॉलिक्यूल्स में डिसॉल्व करता हूं, क्या डिसॉल्व करेगा? हाँ सर बिल्कुल डिसॉल्व करने वाला है। क्यों डिसॉल्व करने वाला है? क्योंकि समझ लो बेटा यहाँ पे आपको मिलेगा सोडियम प्लस और यहाँ पे मिलेगा Cl माइनस आयन, एक्वस होगा। एक्वस का मतलब बेटा इसके आसपास जो वाटर मॉलिक्यूल है, वाटर मॉलिक्यूल बच्चों डाइपोल की फेज में होता है। अगर बच्चों सोडियम पॉजिटिव है तो माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस, ये वाटर मॉलिक्यूल्स बच्चों डाइपोल की फेज में यहाँ पे क्या हो जाएंगे? अटैच। सेम बच्चों Cl माइनस की तरफ भी क्या होगा? वाटर मॉलिक्यूल, बेटा क्लोराइड आयन है, Cl माइनस है, तो यहाँ पे क्या होगा आपका प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस, इस तरीके से यहाँ पे क्या होगा आपका अटैच होगा। और बच्चों दूसरी चीज मैं आपको बताना चाहूंगा
कि जो हाइड्रेशन पावर है, जो हाइड्रेशन नेचर है ना बेटा, वो डिपेंड करता है चार्ज डेंसिटी के ऊपर, नेगेटिव चार्ज डेंसिटी और पॉजिटिव चार्ज डेंसिटी के ऊपर। जितनी ज्यादा बच्चों नेगेटिव या पॉजिटिव चार्ज डेंसिटी होती है, जितनी ज्यादा आपकी पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज डेंसिटी होती है कैटाइंस और एनाइंस के पास, उतनी ज्यादा बच्चों वाटर मॉलिक्यूल अटैच होंगे। जितने ज्यादा वाटर मॉलिक्यूल अटैच होंगे तो उतनी ज्यादा ही बच्चों हाइड्रेशन नेचर वहां पे उस कैटाइन एनाइन का होगा। क्या सभी को मेरी बात समझ में आ रही है? तो अगर बच्चों जितना ज्यादा चार्ज डेंसिटी, उतने सारे वाटर मॉलिक्यूल वहां पे लगेंगे आके, और लगने का मतलब वहां पे हाइड्रेटेड रेडियस उतनी ही ज्यादा होगी। हाइड्रेडियस का मतलब क्या? ये वाला, यहां से ये हाइड्रेडियस मतलब ये वाला, तो उतने ही ज्यादा आपकी हाइड्रेडियस आपको देखने को मिलेगी। अगर ज्यादा चार्ज डेंसिटी होगी तो इसके साथ भी और वाटर मॉलिक्यूल यहाँ पे स्टिक बाहर कर जाएंगे, तो सेकंड आपको लेयर मिल जाएगी, ये माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस, इस तरीके से। सभी को बात समझ में आ रही है यहां तक? कंफर्म? तो नाउ क्वेश्चन इज दिस कि अल्कोहल बच्चों कैसा है? पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट है, पीपीएस है, H प्लस आयन है, ये भी आपका पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट है, ये भी आपका पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट है। अगर मैं लिखता R3N तो ये बेटा नहीं था, क्योंकि नाइट्रोजन के पास हाइड्रोजन नहीं है, नाइट्रोजन के पास हाइड्रोजन नहीं है, तो पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट में नहीं आएगा। ये आपका HF भी पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट होगा, ठीक है। नीचे वाला भी पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट है बिकॉज ऑफ सल्फर, ठीक है, बिकॉज ऑफ सल्फर 5 अल्कोहल है। और यहाँ तो आपको दिख ही रहा है कि यहाँ पे H प्लस आयन आपको मिलने वाले हैं, तो दिस इज ऑल्सो पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट। क्या सभी को बात क्लियर हो रही है? बताओ जल्दी से। तो जब बच्चों पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट डिसॉल्व करते हैं कैटाइन को एज वेल एज एनाइन को, क्या आपको मेरी बात समझ में आ रही है? वाटर इज ए बेसिक एग्जांपल। वाटर कैसा सॉल्वेंट है आपका? पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट। तो पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट NaCl मान लो यहाँ पे आपका सॉल्यूट है, NaCl क्या है आपका? सॉल्यूट है। जब NaCl को आपने वाटर मॉलिक्यूल में डाला तो वाटर मॉलिक्यूल बच्चों यहाँ पे सोडियम प्लस और Cl माइनस दोनों के आसपास इकट्ठा हो रहा है, तो मैं बोल सकता हूं कि पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट ऑलवेज डिसॉल्व कैटाइंस एज वेल एज एनाइंस। कैटाइंस और एनाइंस दोनों को ही डिसॉल्व करते हैं बेटा पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट। क्या ये बात सभी को समझ में आ रही है? क्या इतनी बात क्लियर हो रही है? सभी लोग बताओ बेटा, सही बच्चे बताओ, यहां तक सभी क्लियर हो रहा है कि नहीं हो रहा है? बिल्कुल। तो यहाँ पे देखेंगे अब हम लोग, नेक्स्ट बच्चों पॉइंट है आपका पोलर एपोटिक सॉल्वेंट, ठीक है। तो पोलर एपोटिक सॉल्वेंट के अंदर सॉल्वुलेशन कैसे होता है? तो देखो बच्चों, जैसे मैं एग्जांपल लूं, आपको पता है मैंने एक एग्जांपल ले लिया, यहाँ पे मिथाइल ले लेता हूं मैं, ठीक है, एस्टोन लेता हूं, एस्टोन C डबल बॉन्ड O CH3 NCH3। ये बच्चों पोलर तो नेचर का है, मैंने बताया था ये पोलर नेचर का है, लेकिन यहाँ पे बच्चों प्रोटॉन नहीं है, ठीक है, प्रोटॉन आपको देखने को नहीं मिलेगा, बट पोलर नेचर का तो है। तो अगर यहाँ पे समझो, अगर ये भी आपका सॉल्वेंट है तो नंबर ऑफ मोल्स अधिक होंगे। तो अगर मैं इस सॉल्वेंट के साथ अगर मैं NaCl यूज करता हूं, तो मुझे बताओ, जैसे पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट में क्या था बच्चों? कैटाइन भी डिसॉल्व कर रहा था सॉल्यूट का एनाइन भी डिसॉल्व कर रहा था। जैसे NaCl लिया था तो सोडियम प्लस भी डिसॉल्व किया, Cl माइनस भी डिसॉल्व किया पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट में। क्या पोलर ए प्रोटिक सॉल्वेंट में कैटाइन और एनाइन, मतलब मैं यहां से बोलूं कि अगर सोडियम प्लस आ गया और यहां से Cl माइनस आ गया, तो मुझे बताओ Na प्लस और Cl माइनस के आसपास ये कैटायन है, ये आपका एनायन है, क्या ये आपका पोलर एपोटिक सॉल्वेंट दोनों को डिसॉल्व करेगा जैसे आपके पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट में हो रहा था? बताओ मुझे, बताओ सभी लोग आंसर। तो पहले तो ये पता होना चाहिए कौन किसको डिसॉल्व करता है, कौन किस पार्ट को डिसॉल्व नहीं करता, सॉल्यूट से जो पार्ट आते हैं कैटायन और एनाइन पार्ट। बताओ बच्चों किसको डिसॉल्व करेगा? तो आपको अच्छे से पता है कि यहाँ पे चार डेंसिटी उड़ाइए, डेल्टा माइनस या डेल प्लस, नीचे बड़ा बल्कीनेस है, नीचे बल्कीनेस दिख रही है। जब बल्कीनेस दिख रही है तो मुझे बताओ कि C डबल बॉन्ड O में यहाँ तो माइनस आ जाएगा, ठीक है, पार्शली माइनस आएगा, नीचे पार्शली पॉजिटिव आएगा, और यहाँ पे दो CH3 हैं। तो बेटा ये CH3 इस पॉजिटिव चार्ज, मतलब ये जो आपका कार्बन है, जिस कार्बोनाइल मतलब कार्बोनाइल ग्रुप के कार्बन के ऊपर जो पॉजिटिव चार्ज आ रहा है, उस पॉजिटिव चार्ज को बच्चों कवर अप कौन करेगा? बताओ CH3 करेंगे, बिकॉज सिग्मा बॉन्ड है बच्चों, तो आपको रोटेशन तो होता ही रहेगा, तो इसे कवर अप कर लेंगे, इंडक्टिव इफेक्ट। तो इसे बच्चों कवर अप कर लेगा, जब कवर अप कर लेगा तो पॉजिटिव चार्ज पे अटैक करना मुश्किल हो जाएगा। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? तो अगर मैं यहां से आपको बोलूं कि सोडियम प्लस के आसपास, मैं अगर बोलूं आपसे कि सोडियम प्लस के आसपास क्या आपका ये जो आपका कीटोन था, ये जो आपका एसीटोन है, क्या वो आपका यहाँ पे इसको कवर अप करेगा? दूसरा है Cl माइनस, इन दोनों के बारे में आपको बताना है।
तो सोडियम प्लस जो पॉजिटिव चार्ज वाला है उसके आसपास तो आपको पता है कि नेगेटिव चार्ज तो ओपन है यहाँ पे, तो यहाँ पे बहुत सारे, मतलब मैं स्ट्रक्चर बना सकता हूँ इस तरीके से, डबल बॉन्ड ओ, डबल बॉन्ड ओ, डबल बॉन्ड ओ यहाँ पे, ठीक है, इस तरीके से यहाँ पे लगा लो आप, ठीक है, यहां से आपका ये, तो ये आप दिख रहे हैं ना, ये आपके क्या है, सारे के सारे एसीटोन है और नेगेटिव चार्ज बच्चों ऊपर था, तो आपके सोडियम प्लस के आसपास आराम से आपके यहाँ पे इकट्ठे हो जाएंगे और कोई दिक्कत नहीं होगी। इसको सॉल्यूशन डिफाइन करेंगे, लेकिन क्या Cl माइनस के आसपास ये जो पॉजिटिव चार्ज वाला पार्ट है, क्या ये अटैक करेगा? आप बताओ मुझे, क्या ये अटैक कर पाएगा बच्चों? क्या ये अटैक करेगा उसके ऊपर? यस और नो? आप बोलोगे सर ये यूं आना चाहिए, ये इस तरीके से आना चाहिए, ऑप्शन इधर आएगा, यहाँ पे पार्सली पॉजिटिव चार्ज, यहाँ पे पार्सली माइनस चार्ज, तो मुझे बताओ कि पॉजिटिव चार्ज इसके साथ इंटरेक्शन कर पाएगा बच्चों? नहीं कर पाएगा ना। बात समझ में आ रही है सभी को? ये पॉजिटिव चार्ज जो मिल रहा है वो इंटरेक्शन नहीं करने वाला है, बिकॉज वहां पे बल्कि ऐसे सामने CH3 है, तो बेटा वो तो रिपल्शन ही करेंगे ना इसके साथ, तो इसलिए पॉजिटिव चार्ज का इंटरेक्शन बच्चों यहाँ पे नेगेटिव के साथ नहीं होने वाला है। तो मैं यहाँ पे एक वर्ड यूज कर सकता हूँ कि पोलर एप्रोटिक्स जो सॉल्वेंट होते हैं वो बच्चों डिसॉल्व करते हैं ओनली कैटाइनिक पार्ट, ओनली डिसॉल्व करते हैं कैटाइनिक पार्ट, सिर्फ और सिर्फ कैटाइनिक पार्ट को भी डिसॉल्व करते हैं। क्या सभी को मेरी बात समझ में आ रही है? इतनी बात सभी बच्चों क्लियर हो गई है? सभी बच्चों को यहां तक क्लियर हो गया है? चलो अब देखो बच्चों, इसके बाद हम लोग बात करने वाले हैं न्यूक्लियोफिलिसिटी। अच्छा, इसके पहले मैं आपको और अटैकिंग रिएजेंट पे आता हूं। पहले अटैकिंग रिएजेंट, तो अटैकिंग रिएजेंट क्या है? तो बेटा सॉल्वेंट के बारे में पूरी की पूरी कहानी हो चुकी है, अब बात करेंगे हम लोग सॉल्वेंट की तरफ, हम बात करेंगे रिएजेंट की तरफ। तो देखो रिएजेंट क्या है, सॉल्वेंट सभी क्लियर हो गया, सॉल्वेंट की नेचर भी आपको समझ में आ चुके होंगे। अब बात हम करने जा रहे हैं रिएजेंट। तो पहला क्वेश्चन ये है कि रिएजेंट होते क्या है? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ रिएजेंट? तो रिएजेंट जो बच्चों हैं उनके क्लासिफिकेशन क्या है? तो रिएजेंट के क्लासिफिकेशन हम लोग यहाँ पे देखें। तो रिएजेंट बेटा सबसे पहले मैं बात करूं तो इलेक्ट्रोफाइल, ठीक है, जो अटैकिंग स्पीसीज है ना उसी की हम बात कर रहे हैं, अटैकिंग स्पीसीज, ठीक है, अटैकिंग स्पीसीज जो होती है ना उसको हम बोलते हैं रिएजेंट। तो बेटा ये कहाँ होती है ये भी थोड़ा समझ लो, जैसे हम बोलते हैं कि A+B फॉर्मेशन ऑफ C+D, इस एरो के ऊपर यहाँ पे लिखा है सपोज E और यहाँ पे लिखा नीचे बच्चों F, तो जो E लिखा है ना एरो के ऊपर, ये आपका यहाँ पे मान लेते हैं सॉल्वेंट गिवन होगा, और नीचे आपका जो F जो गिवन है, ठीक है, ये आपका रिएजेंट होगा। और अगर बेटा देखो सॉल्वेंट में पूरा पढ़ा चुका हूं, समझ में आ गया होगा। रिएजेंट बच्चों कैसे, रिएजेंट मतलब अटैकिंग स्पीसीज, जो अटैक करने वाले तो A के ऊपर या B के ऊपर, ठीक है, तो अटैक किसी के ऊपर कैसे करेगा, क्या करेगा, तो मतलब ये एरो वाली कहानी हम लोग पहले देख रहे हैं, तो एरो के ऊपर लिखे होते हैं उनको हम पहले स्टडी कर रहे हैं, ठीक है। प्रोडक्ट तो बच्चों बाद में बनाएंगे ना, पहले इनको समझ लेते हैं, प्रोडक्ट तो ऑटोमेटिक बन जाएंगे, कोई दिक्कत ही नहीं है। A और B के ऊपर कहानी कैसे बनने वाली है वो भी बताऊंगा आपको। तो मेरा क्वेश्चन यहाँ पे ये था कि ये जो गिवन स्पीसीज हैं, ठीक है, तो यहाँ पे रिएजेंट है क्या, तो रिएजेंट बेसिकली आर दी अटैकिंग स्पीसीज। अब अटैकिंग स्पीसीज का बच्चों पहला क्लासिफिकेशन जो आता है आपका वो होता है बच्चों इलेक्ट्रोफाइल। क्या होता है बच्चों? इलेक्ट्रोफाइल। इलेक्ट्रोफाइल की बात करें तो इसके फर्दर क्लासिफिकेशन है, पहला पार्ट बच्चों आता है पॉजिटिव चार्ज वाला और सेकंड बच्चों आता है न्यूट्रल, ठीक है, न्यूट्रल इलेक्ट्रोफाइल। इसी तरीके से रिएजेंट में सेकंड कैटेगरी की बात करें तो सेकंड कैटेगरी में बच्चों आपको मिलेंगे न्यूक्लियोफाइल। क्या मिलेंगे? न्यूक्लियोफाइल। और न्यूक्लियोफाइल की बच्चों बात करें तो ये भी दो कैटेगरी में आएंगे, एक बच्चों आता है आपका नेगेटिव चार्ज वाला, नेगेटिव चार्ज वाले न्यूक्लियोफाइल, और दूसरे बच्चों आते हैं आपके न्यूट्रल न्यूक्लियोफाइल, न्यूट्रल न्यूक्लियोफाइल। समझ में आ रहा है सभी को? और तीसरी कैटेगरी बच्चों यहाँ पे उसकी होती है एम्बीफाइल, ठीक है, एम्बीफाइल। तो एम्बीफाइल पहली कैटेगरी इलेक्ट्रोफाइल, सेकेंड इज न्यूक्लियोफाइल, थर्ड इज एम्बीफाइल। तो ये तीन कैटेगरी आपको देखने को मिलेंगे। समझ में आ रहा है सभी को? इलेक्ट्रोफाइल, न्यूक्लियोफाइल, एम्बीफाइल्स। एम्बीफाइल्स क्या होते हैं बताऊंगा मैं अभी इसके बाद में, तो पहले बात करेंगे हम इलेक्ट्रोफाइल्स की तरफ। तो इलेक्ट्रोफाइल्स में बेटा आपको एक पॉजिटिव चार्ज वाला और आपका न्यूट्रल, सेकेंड न्यूक्लियोफाइल के अंदर नेगेटिव चार्ज वाले और आपके न्यूट्रल, ठीक है, और एम्बीफाइल्स अभी डिस्कस करेंगे लास्ट में। तो इलेक्ट्रोफाइल्स का मतलब समझ लो, इलेक्ट्रो का मतलब बेटा क्या है?
इलेक्ट्रो का मतलब है इलेक्ट्रॉन से रिलेटेड, ठीक है, और फाइल का मतलब बेटा आपकी लविंग स्पीसीज। जो इलेक्ट्रॉन लविंग स्पीसीज होती है उनको बोलते हैं इलेक्ट्रोफाइल। मैं जनरल ट्रेंड की बात कर रहा हूँ। न्यूक्लियोफाइल की बात करते हैं तो न्यूक्लियो बेटा न्यूक्लियो का मतलब न्यूक्लियस से रिलेटेड है, न्यूक्लियस से रिलेटेड है, और फाइल का मतलब बेटा लविंग स्पीसीज। जो न्यूक्लियस की तरफ अट्रैक्ट उनको बोलते हैं न्यूक्लियोफाइल स्पीसीज। बाकी एम्फीफाइल लास्ट में डिस्कशन आपका होने वाला है। तो देखते हैं यहाँ पे सबसे पहले कि इलेक्ट्रोफाइल्स क्या होते हैं। तो पहली हेडिंग डालते हैं हम लोग इलेक्ट्रोफाइल। तो इलेक्ट्रोफाइल या अटैकिंग स्पीसीज में आएगा तो इलेक्ट्रोफाइल्स होता क्या है। तो इलेक्ट्रोफाइल्स देखो बच्चों, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट, भाई इलेक्ट्रॉन लविंग है तो डेफिशिएंट होना चाहिए ना, तो मैं बोलूंगा कि ये आपके इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट सेंटर आपको मिलेगा, कॉमा इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट सेंटर अटैक वेयर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इज मैक्सिमम, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इज मैक्सिमम, ठीक है, पहला पॉइंट। नेक्स्ट पॉइंट में बात करें, इट इज ऑल्सो कॉल्ड इलेक्ट्रॉन लविंग स्पीसीज, क्योंकि बच्चों डेफिशिएंट है, इंपॉर्टेंट वर्ड है यहाँ पे डेफिशिएंट। अगर ये इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है, अगर इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है तो डेफिशिएंट सेंटर आपको मिलेंगे, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट सेंटर आपको मिलेंगे। तो वहां बच्चों मैंने लिखा है कि अटैक हुए इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इज मैक्सिमम, जहां पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा होगी वहां पे जाके अटैक करेंगे। भाई खुद कैसे होंगे, खुद इनका जो आपका सेंट्रल एटम होगा वो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होगा, तो वो अटैक करेगा कहां पे, जहां पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी आपकी मैक्सिमम होगी। ये बात समझ में आ रही है। दूसरा, तो मैं इसको बोल सकता हूं इट इज आल्सो कॉल्ड इलेक्ट्रॉन लविंग स्पीसीज, जहां पे इलेक्ट्रॉन ज्यादा होंगे उनकी तरफ ये मूव करेंगे। क्या मेरी बात समझ में आ रही है सभी को। अब बात करेंगे बेटा यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज। तो पॉजिटिव चार्ज वाले हमारे इलेक्ट्रोफाइल्स कौन से होते हैं। तो पॉजिटिव चार्ज का मतलब बेटा कि द स्पीसीज इन विच पॉजिटिव चार्ज प्रेजेंट ऑन सेंट्रल एटम। तो पॉजिटिव चार्ज यहाँ पे आपको प्रेजेंट दिखाई देगा। तो पॉजिटिव चार्ज में अगर मैं क्लासिफाई करूं तो जितने भी बच्चों कैटाइंस होते हैं, ठीक है, ऑल कैटाइंस, सारे के सारे कैटाइंस आपके इलेक्ट्रोफाइल्स होते हैं, क्योंकि सबके पास होता है पॉजिटिव चार्ज, ठीक है। ऑल कैटाइंस आर इलेक्ट्रोफाइल्स, 1 सेकेंड, ऑल कैटाइंस आर इलेक्ट्रोफाइल्स, इलेक्ट्रोफाइल्स, सारे के सारे कैटाइंस आर इलेक्ट्रोफाइल्स बिकॉज उनके पास आता है पॉजिटिव चार्ज। लेकिन यहाँ पे कुछ एक्सेप्शंस भी हैं, कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट है, जैसे जैसे बच्चों फर्स्ट है एल्कली मेटल, ठीक है, एस ब्लॉक में जैसे आपका एल्कलाइन अर्थ मेटल, ठीक है, ये जो ग्रुप के आपके एलिमेंट है, या फिर मैं बात करूं NH4+ अमोनियम आयन, और मैं बात करूं तो बच्चों आपका Al+3 आयन, ये हो गया, ठीक है। ये आपके क्या होते हैं, ये आपके इलेक्ट्रोफाइल्स में काउंट नहीं किए जाएंगे। ये आप बात आप ध्यान से समझ लेना, अच्छे से दिमाग में बिठा लेना। अमोनियम आयन पहले से स्टेबल है। टोटल इलेक्ट्रॉन्स बच्चों यहाँ पे कितने मिलेंगे बताओ जरा। अमोनियम आयन की बात करो तो नाइट्रोजन, हाइड्रोजन, हाइड्रोजन, एक कौन सा बड़ा ये हाइड्रोजन, यहाँ पॉजिटिव चार्ज। टोटल इलेक्ट्रॉन्स कितने 8। जब 8 इलेक्ट्रॉन्स ने बस पॉजिटिव चार्ज आया है, वो थ्योरी उसकी अलग है, क्योंकि उसने बेटा लोन पेयर्स अपने H+ आयन को दिए थे, है ना, किसी एसिड को दिए थे। तो ऑक्टेट तो कंप्लीट है। जब ऑक्टेट कंप्लीट है, और ऑब्वियसली बच्चों ये बिलोंग कहां से कर रहा है बताओ, सेकंड पीरियड से बिलोंग कर रहा है। डी बेटा इसके पास प्रेजेंट होता नहीं है, डी ऑर्बिटल्स एब्सेंट होते हैं, तो एक्सपेंशन भी नहीं कर सकता। तो इस केस में पॉजिटिव चार्ज होने के बावजूद भी, कैटायनिक सेंस होने के बाद भी ये मॉलिक्यूल आपका रोहित नो वेकेंट ऑर्बिटल, बिल्कुल। तो इसके बावजूद भी बेटा ये आपका क्या होगा, इलेक्ट्रोफाइल्स की तरह बिहेव नहीं करेगा। फर्स्ट सेकंड में तो ऑब्वियसली आपको दिख रहे हैं ये भी आपके इलेक्ट्रोफाइल्स नहीं। बेटा H+ आयन छोड़ देना, H+ आयन कहानी कुछ अलग है, उसको छोड़ देना। Al+3 ये भी आपका यहाँ पे जो इलेक्ट्रोफाइल्स की बात कर रहे हैं, इलेक्ट्रोफाइल्स आपको देखने को नहीं मिलेगा। क्या सभी को मेरी बात समझ में आ रही है बताओ। इसमें कुछ कॉमन एग्जांपल आपको मिल सकते हैं, जैसे जैसे मैं बात करूं CH3+, ठीक है, मैं बात करूं यहाँ पे Cl पॉजिटिव, मैं बात करूं Br पॉजिटिव, मैं यहाँ पे बात करूं C, यहाँ पे H लगा लेते हैं, C डबल बॉन्ड O यहाँ पॉजिटिव, ठीक है। उसके बाद अगर बात करें तो CH3 C डबल बॉन्ड O यहाँ पे आपका पॉजिटिव चार्ज। और बात कर सकते हैं, वेरी इंपॉर्टेंट इज NO2+, बहुत जगह यूज करने को मिलता है, ठीक है। तो ये कुछ कॉमन इलेक्ट्रोफाइल्स हैं, कॉमन इलेक्ट्रोफाइल्स हैं। तो बहुत जगह आपको अलग अलग फिटल क्राफ्ट वगैरह, एसिलेशन, एल्काइलेशन, डिफरेंट जगह आपको ये देखने को मिलेंगे। क्लियर है सभी को। अब बात करेंगे इसके बाद न्यूट्रल। नेक्स्ट पॉइंट इज न्यूट्रल
इलेक्ट्रोफाइल। तो न्यूट्रल इलेक्ट्रोफाइल क्या होते हैं? तो न्यूट्रल इलेक्ट्रोफाइल का मतलब बेटा बहुत ही सिंपल है कि इनके पास कोई चार्ज तो होगा नहीं, तो न्यूट्रल इलेक्ट्रोफाइल हम उनको बोलते हैं लिबिस। ये वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट इज लिबिस एसिड। जितने भी लिबिस एसिड्स होते हैं वो सारे के सारे न्यूट्रल इलेक्ट्रोफाइल्स ही होते हैं। लिबिस एसिड का मतलब बेटा, एसिड का मतलब एक्सेप्टर। और किसका बेटा एक्सेप्टर? किसको कर रहे हैं एक्सेप्टर? हाँ बिल्कुल संदेश, करेक्ट। जो बेटा एक्सेप्ट कर रहा हो किसको? लॉन पेयर को एक्सेप्ट कर रहा हो, तो नेगेटिव चार्ज को एक्सेप्ट कर रहे हो। ऐसी स्पीसीज जो लॉन पेयर के एक्सेप्टर हो, जो बेटा नेगेटिव चार्ज के एक्सेप्टर हो, उनको हम लोग बोलते हैं लिबिस एसिड। ठीक है, तो लिबिस एसिड वाले सारे के सारे आपके स्पीसीज न्यूट्रल में ही काउंट किए जाते हैं, न्यूट्रल इलेक्ट्रोफाइल्स बोले जाते हैं। बात समझ में आ रही है? अच्छा, दूसरा पॉइंट मैं कहूंगा कि यहाँ पे जो आपके सेंट्रल एटम होंगे न्यूट्रल इलेक्ट्रोफाइल्स के अंदर, जो सेंट्रल एटम होंगे उनका ऑक्टेट कंप्लीट या इनकम्प्लीट। तो बच्चों उनका जो ऑक्टेट होता है वो होता है इनकम्प्लीट, हैज इनकम्प्लीट ऑक्टेट। उनके ऑक्टेट बच्चों होते हैं आपके इनकम्प्लीट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, तो उनके पास चार्ज तो कुछ दिखेगा नहीं बिकॉज लिखा है न्यूट्रल, लेकिन ऑक्टेट उनके इनकम्प्लीट होते हैं, जिसकी वजह से बच्चों वो क्या करते हैं, लोन पेयर्स और नेगेटिव चार्ज को एक्सेप्ट करते हैं। क्या सभी को मेरी बात समझ में आ रही है? बताओ बच्चों। जैसे मैं एग्जांपल दूं आपको, यहाँ पे ध्यान देना। जैसे मैं दूं CH2, यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन्स इस तरीके से बनाए मैं। सेकेंड एग्जांपल में दे सकता हूँ आपको CCl2, ठीक है, बेल नॉन, बहुत ही इंपॉर्टेंट एग्जांपल है। ठीक है, नेक्स्ट ये सब रिएजेंट आपको देखने को मिलते हैं। नेक्स्ट में दूं आपको CBr2, 2 इलेक्ट्रॉन्स। मैं आपको थर्ड एग्जांपल दूं Ci2, यहाँ भी 2 बेटा आपके इलेक्ट्रॉन्स। टोटल इलेक्ट्रॉन्स कितने दिख रहे हैं इसके पास, बताओ बेटा? 6 इलेक्ट्रॉन्स। इसके पास भी कितने हैं? 6 इलेक्ट्रॉन्स। इसके पास भी कितने दिख रहे हैं? 6 इलेक्ट्रॉन्स। इसके पास भी कितने हैं? 6। इसके पास कोई चार्ज दिख रहा है? कोई भी चार्ज नहीं दिख रहा है। जब कोई चार्ज ही नहीं दिख रहा है, कोई पॉजिटिव चार्ज नहीं है, तो बेटा मैं इसको पॉजिटिव चार्ज इलेक्ट्रोफाइल में नहीं रखूंगा। इनके पास कोई चार्ज नहीं, तो न्यूट्रल है, लेकिन इनका ऑक्टेट इनकम्प्लीट है। तो कार्बन के पास बच्चों आप देख सकते हो, कार्बन के पास यहाँ पे हाइड्रोजन हाइड्रोजन 2 इलेक्ट्रॉन्स, ये ठीक है, कार्बन वाले केस हैं आपके। ठीक है, मैंने आपको पहले भी डिस्कस किया है बच्चों इस कार्बन के बारे में। तो 1 इलेक्ट्रॉन, 2, 3, 4, 5 और आपका 6, टोटल 6 इलेक्ट्रॉन्स आपको दिख रहे हैं। तो मतलब ये आपका कैसा हो गया, इनकम्प्लीट ऑक्टेट। तो मतलब न्यूट्रल इलेक्ट्रोफाइल कैटेगरी में आपको देखने को मिलेंगे। क्या मेरी बात सभी को समझ में आ रही है? यहां तक क्लियर हो गया है? चलो, इसके बाद बच्चों हम लोग बात करेंगे इसी में ही द कंपाउंड और स्पीसीज, द कंपाउंड और स्पीसीज इन विच central atom has vacant d orbital, ठीक है, vacant d orbital या vacant d सबसेल अगर ये प्रेजेंट होगा तो वहां, या फिर हम और भी बोल सकते हैं इसको एक्सपेंशन बोल सकते हैं, एक बार यहां यूज कर सकते हैं एक्सपेंडेड ऑक्टेट। जो एक्सपेंडेड ऑक्टेट को होल्ड करते हैं वो भी बच्चों आपके न्यूट्रल इलेक्ट्रोफाइल्स कैटेगरी में आते हैं। जैसे बहुत वेरी इंपॉर्टेंट एग्जांपल इज PCl5, ठीक है, और दूं तो बेटा SF6, ठीक है। नेक्स्ट मैं बात करूं तो PH3। बात समझो ध्यान से, यहाँ पे आपको पता है ये जो आपका फॉस्फोरस है और यहाँ पे आपका जो सल्फर है, तो यहाँ पे फॉस्फोरस है, यहाँ पे सल्फर है। तो फॉस्फोरस सल्फर दोनों के दोनों बच्चों बिलोंग करते हैं थर्ड पीरियड से। तो अगर थर्ड पीरियड से बिलोंग करते हैं तो इनके पास बच्चों होता है 3d0। तो उस केस में बच्चों ये करते हैं एक्सपेंशन। तो अगर ये एक्सपेंशन करेंगे या बच्चों डी ऑर्बिटल्स प्रेजेंट होंगे, है ना, डी ऑर्बिटल्स वेकेंट होंगे, तो उस केस में यहाँ पे आपके जो लोन पेयर्स हैं, ये जो लोन पेयर्स हैं कहीं से आ रहे होंगे, नेगेटिव चार्ज किसी और स्पीसीज से आ रहे होंगे, तो उनको आराम से बच्चों ये करते हैं एक्सेप्ट। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? तो यहाँ पे एक्सपेंशन होता है, एक्सपेंशन होने की वजह से भी बेटा ये वर्क एज ए न्यूट्रल इलेक्ट्रोफाइल, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। क्या सभी को बात समझ में आ रही है? क्लियर है यहां तक? ओके, इसके बाद नेक्स्ट समझते हैं, नेक्स्ट पॉइंट, द कंपाउंड और स्पीसीज, द कंपाउंड और स्पीसीज इन विच central atom directly attached to two or more than two highly electronegative atom,
वो भी सबके सब इलेक्ट्रोफाइल की तरह वर्क करते हैं। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इन विच सेंट्रल एटम डायरेक्टली अटैच टू टू और मोर देन टू हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम, तो बेटा सेंट्रल एटम पे चार्ज आएगा पॉजिटिव। जैसे एग्जांपल देखो SO3, SO3 आप समझो तो SO3 के अंदर क्या आपको दिख रहा है? SO3 में दिख रहा है कि सर यहाँ पे आपके 3 ऑक्सीजन मुझे दिख रहे हैं। अभी जो 3 ऑक्सीजन आपको मिलेंगे यहाँ पे, तो बेटा कहीं ना कहीं आपका जो डाइपोल मोमेंट की बात करो, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी की बात करो, तो बिकॉज ऑक्सीजन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है, तो कहीं ना कहीं बच्चों आपकी जो सल्फर के पास जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी वो कहाँ मूव करेगी बेटा? अबे मूव करेगी टुवर्ड्स ऑक्सीजन मूव करेगी, तो सल्फर बच्चों डेफिशिएंट हो जाएगा। सल्फर डेफिशिएंट होगा तो डेफिनेटली SO3 विल वर्क एज ए न्यूट्रल इलेक्ट्रोफाइल। क्या मेरी बात सभी को समझ में आ रही है? ये सारे इलेक्ट्रोफाइल बच्चों डिस्कस कर रहा हूं मैं। नेक्स्ट इज SO2। SO2 तो बच्चों बहुत इजी है, सल्फर डबल बॉन्डो एंड डबल बॉन्डो। आप समझ सकते हो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होगा, बिकॉज यहां भी बच्चों इलेक्ट्रॉन डेंसिटी अभी होगी सल्फर से, तो सल्फर बच्चों डेफिशिएंट हो जाएगा। इसका मतलब SO2 इज ऑल्सो वर्क एज इलेक्ट्रोफाइल। क्या सभी को मेरी बात समझ में आ रही है? जैसे बच्चों मैं बात करूं कार्बन डाइऑक्साइड के बारे में, तो आपको पता है कि C डबल बॉन्डो NC डबल बॉन्डो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बच्चों अभी होगी फ्रॉम कार्बन सेंट्रल एलिमेंट, तो बेटा इस कार्बन के पास बच्चों डेफिशिएंसी आएगी, पॉजिटिव चार्ज आएगा, तो इट विल वर्क एज ए न्यूट्रल इलेक्ट्रोफाइल। क्या सभी को मेरी बात समझ में आ रही है? जैसे बच्चों में एग्जांपल दूं Bi3 का, समझ सकते हो यहां भी बेटा आपकी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या होगी? अबे ही जाएगी, तो ये भी बच्चों आपका डेफिशिएंट हो जाएगा, तो इसका मतलब इट इज ऑल्सो वर्क एज न्यूट्रल इलेक्ट्रोफाइल। यहां तक सभी को बात क्लियर हो रही है? जल्दी से बताओ, टाइम हो चुका है, ठीक है बच्चों। तो कल हम लोग पढ़ेंगे न्यूक्लियोफाइल्स के बारे में।